प्रयास करेंगे कि आपको इतना लेंदी ना लगे, इतना टफ ना लगे। टफ तो है ही नहीं, हालांकि लेंदी है, टफ तो बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हम सबसे पहले करते हैं, अधिनियम के बारे में उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जानते हैं। किसी ने पढ़ा है कभी सीपीसी? 1 2 3 4 5 बस। बेसिक स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है भाई? कोई ये बता दो। बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? मूल ढांचा है ना। क्या है सीपीसी में? क्या है सीपीसी? जैसे अभी हमने सीआरपीसी कंप्लीट किया तो वो था क्रिमिनल के लिए जो प्रोसीजर लगता है कोर्ट में वो उसके लिए। सीपीसी है जो हमारे सिविल जो भी एक्ट्स है उनका कोर्ट में क्या प्रोसेस लगेगा वो इसमें बताया गया है। क्या नाम है इसका? एक तो यहीं खत्म हो गया। नाम पे चलते हैं पहले। दयाकार तो शायद जानते होंगे। कोड का मतलब क्या होता है? संहिता। संहिता का मतलब संहिताबद्ध। संहिताबद्ध मतलब एक जगह रखा जाना किसी चीज। कानून बहुत जगह हैं इधर उधर, हम बहुत सारे कानूनों से रेगुलेट होते हैं। जरूरी नहीं है कानून लिखित ही हो। हमारे देश का संविधान लिखित है, कई देशों में संविधान लिखित है। संविधान लिखित नहीं है, बताइए कितना इजी है उसे मैनिपुलेट करना या उसे तोड़ मरोड़ करना जो चीज लिखित में ही नहीं हो। कैसे साबित करोगे कि यही संविधान बना था जब कोई चीज लिखित में ही नहीं है? तो कानून बहुत सारे प्रिवेल करते हैं, परंतु उन्हें एक जगह किसी पुस्तक के अंदर सबको सम्मिलित करके रखना, दैट इज कोडिफाइड। ठीक है, तो ये कोड है, संहिता है, इससे संबंध में सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। सिविल मतलब सिविल मैटर मतलब सिर्फ स्थावर जंगम संपत्ति से संबंधित सिविल जो मामले होते हैं जिनमें अधिकार दायित्व का मामला होता है, जो ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट नहीं होते वो, बस केवल ऑफेंसेस। और जिसमें किसी इंडिविजुअल का राइट, सिर्फ राइट की बात करें आप मेनली, अधिकार जो सिविल मामले हैं उनके अंदर आपके अधिकारों पे कोई उल्लंघन कर रहा है, आपको अधिकार जो विधि द्वारा, जो संविधान द्वारा, जो मूल अधिकार प्रदत्त है या लीगल राइट प्रदत्त है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रदत्त है या अन्य विधियों द्वारा जो लीगल राइट प्रदत्त है, उन राइट को कोई आपसे छीन रहा है या उन्हें जो लाइबिलिटीज लॉ द्वारा बोली गई है उन लाइबिलिटीज का वो पालन नहीं कर रहा है, तो आप अपने इस अधिकारों के इन्फ्रिजमेंट पे, जो कि अपराध नहीं है, कहाँ पहुँचेंगे? सिविल न्यायालय के अंदर। कहाँ जाएंगे? सिविल न्यायालय। मेरी जमीन है, मैं कहता हूँ एक जमीन है ये, मैं कहता हूँ ये मेरी है, आप कहते हैं मेरी है। मेरा यहाँ रहने का, इसे उपभोग करने का अधिकार था, उसका अतिलंघन आप कर रहे हैं, तो आपके विरुद्ध क्या कर दूंगा मैं? सिविल मुकदमा अधिकार के ऊपर। हाँ, कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वो ऑफेंस में चला गया, वो क्रिमिनल चला गया। सिर्फ अधिकार के बारे में झगड़ा है कि ये मेरी है, ये मेरी है, सिविल मामला। कोई पोस्ट, कोई पद, पैसा साहब मेरे से लिया था, वापस नहीं लौटा रहा। साहब इसने मेरे से कांटेक्ट किया था, मकान बना दूंगा, बना के नहीं दे रहा। सभी क्या चीजें हैं? सिविल मामले। क्लियर? प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया। सिविल जितने भी लॉ है भारत में, सिविल इन्फोर्स जितने भी लॉ है अभी, सिविल मामले, सिविल केसेस, सिविल लॉज, उन सभी का प्रक्रिया प्रोसेस कहाँ से चलेगा? इसी। उनमें खुद में स्पेशली कुछ दे रखी हो प्रोसेस तो बात अलग है, साधारणतः सारी प्रक्रिया कहाँ से चलेगी? इसी से चलेगी।
सिविल लॉ मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? पार्टनरशिप, सेल्स, हजारों लॉज है, गिनते जाओ। ईजमेंट हो गया, हायर परचेज हो गया, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं। एसआरए हो गया। इनके अंदर आपको क्या दे रखे हैं? कुछ राइट्स दे रखे हैं। राइट्स मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करता है तो उसे उसको पालन करना ही पड़ेगा। साधारणतः अगर ये एक्ट नहीं होता तो ये बात कोई अधिकार भी आपको नहीं मिलता। ये एक्ट बना, इसी ने आपको अधिकार दिए कि भाई साहब आपने किसी से संविदा की है तो उसे उसका पालन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो इसी के एक्ट के अंदर रेमेडी बताई गई। क्या बताई गई? सेक्शन 73 to 75 रेमेडी है। आप मुकदमा कर सकते हैं, सिविल मुकदमा कर सकते हैं, और बदले में आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी ने पूरा नहीं किया, आप उससे क्या करा सकते हैं? कंपनसेशन ले सकते हैं, क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। परंतु किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तब से लेके उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और आपको क्षतिपूर्ति चाहिए, वहां तक प्रक्रिया कहाँ है? संविदा विधि में तो सिर्फ ये बात बोला है कि जब आप 10 से 30 पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और जब उससे आगे की 31 से आप पढ़ोगे तो एग्जीक्यूशन वगैरह चालू हो जाएंगे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चालू हो जाएंगे। तो यानी इसने तो सिर्फ राइट बताए और क्या बता दी? रेमेडी। और ये तो जरूरी है, हमारा एक सिद्धांत है ईबी जस उबी रेमेडियम, लिख लीजिएगा। जहां अधिकार है वहां उपचार जरूर होगा। सिर्फ मैं आपको अधिकार दे दूं और उसके लिए अगर कोई उस अधिकार का पालन नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई रेमेडी ना दूं, तो वो अधिकार क्या काम का? आपको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, ये मैंने कह दिया। आपको कोई अरेस्ट कर ले, बेफालतू में घर के अंदर बंद कर ले, और उसके लिए मैंने कोई प्रावधान नहीं किया, उसे कोई सजा होगी या कुछ होगा, तो वो राइट किस काम का? कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ कह दूं कि आपको ये अधिकार है और उसके लिए कोई उपचार, मैं आपको कह दूं आप मेरे से सब लोग 1-1 लाख रुपए ले सकते हैं, ये अधिकार दे दिया। कैसे ले सकते हैं नहीं बताया, तो वो अधिकार किस काम का? वो अधिकार है ही नहीं। जहां अधिकार होगा वहां उस अधिकार को प्राप्त करने का उपचार जरूर हो। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अधिकार भी है कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो पालन करवा सकते हो, नहीं करता है तो, परंतु यहां से यहां तक जाएं कैसे, वो कौन बताता है? प्रोसीजर लॉ। और ये कौन सा प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हैं हम? सिविल प्रोसीजर। तो सिविल जितने भी अधिनियम है धरती पे, उन सभी का प्रोसेस, उनमें राइट से रेमेडी तक ले जाने का प्रोसेस कहाँ लिखा होगा? इसी अधिनियम में जो हम पढ़ रहे हैं। प्रोसेस मतलब सर क्या? प्रोसेस में क्या होगा? आप अपने दिमाग से सोचो, इतना वो होने की जरूरत नहीं है। एक्ट ही है, एक्ट यानी कॉमन सेंस और कुछ नहीं। कौन सी कोर्ट में जाएंगे? मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में जो फीस है वगैरह ठीक है, और मैं अब नहीं पढ़ा रहा, क्या करोगे? बोलो। अरे चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, कर तो आप बहुत कुछ दोगे, बोल नहीं पा रहे हो, बस दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बिल्डर हूं, मैंने कहा मैं आपका मकान बनाऊंगा, आपने बदले में मेरे को 1 करोड़ रुपए थे एडवांस दे दिए, मैं वापस ना तो पैसा दे रहा हूं, नहीं मकान बना रहा हूं, आप क्या करोगे? तो हमें जाना उसके लिए कोर्ट पड़ेगा, तो कहाँ जाना? एसआरए का लो, कॉन्ट्रैक्ट का लो, था जच्चे उसका लो, जाना कहाँ पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। पहली बात ही पर्सन ही आया, तो कोर्ट है कहाँ? कोर्ट कौन सा होगा? ये सीपीसी बताएगा। आप बेंगलोर के कोर्ट जाओगे? नहीं। रामेश्वरम के जाओगे? क्रिमिनल जाओगे? पाकिस्तान के कोर्ट जाओगे? तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? जब सीपीसी पढ़ोगे तो यही समझ आएगा, सबसे पहले शुरू होते ही यही बताया कि आपको जाना कहाँ है। अगर देखिए आप इन चीजों को, लॉज को अगर सिस्टमेटिकली पढ़ो तो इससे इजी कुछ होता ही नहीं है। हम क्या ऐसे एकदम ताते हो जाते हैं, सब पढ़ लिया यार, समझ कुछ आया नहीं, चलने दो।
एक सिंपल सी बात मैंने आपसे पूछी कि भाई साहब मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं बिल्डिंग बना के दूंगा, नहीं बना रहा, आप क्या करोगे? आप कोर्ट जाओगे, पर कौन से जाओगे? कौन से कोर्ट जाओगे ये बताना जरूरी है या नहीं? तो सबसे पहले सीपीसी जब आप पढ़ोगे तो भिड़ते ही यही बताया गया है 9 से 25 तक कि आप कोर्ट कौन से जाओगे। सीपीसी का जो 11 पार्ट है सीपीसी में, उनमें से पहला पार्ट जो है उसके शुरुआती सेक्शन 9 ही है, उससे पहले पार्ट में नहीं है। तो सेक्शन 9 से 25 में ही क्या बताया गया है कि आपको जाना कहाँ है। मिल गया मान लो कोर्ट, इस कोर्ट जाना है, हाँ भाई बीकानेर के इस मुंसिफ कोर्ट में जाना है जो सबसे लोअर है, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे? तो हाई कोर्ट, तो डीजे के पास सबसे लोअर कोर्ट, उस मामले को सुनने के लिए सक्षम सबसे लोअर कोर्ट। कुछ मामले होते हैं जो डायरेक्ट ही डीजे लेवल के हों, जैसे फैमिली कोर्ट के मामले हैं, वो तो डीजे साहब ही सुनते हैं, अपन सुन ही नहीं सकते। इसीलिए अपने सिलेबस से हिंदू लॉ, मोमडन लॉ सब हटा दिया। आपने कभी कारण जाना ही हटाए क्यों लॉ? 44 से इतने ही क्यों हुए? जब सुन ही नहीं सकते। बोला गया कि जब आपके काम ही नहीं आने वो लॉ, कब काम आने हैं? 15-20 साल बाद, जब आप डीजे लेवल पे पहुंच जाओगे। तो अभी पढ़ा के क्यों माथा खराब कर रहे हो? अभी बच्चों को वही पढ़ाओ ना जो भिड़ते ही काम आएगा। अभी कोई भी लॉ पढ़ते हो, कुछ स्पेसिफिक को छोड़ के जिनकी जानकारी एक जज को होनी चाहिए, बाकी सभी लॉज में आप पढ़ोगे जीएम फर्स्ट या एमएम द्वारा ट्राइबल लॉ पढ़ोगे आप। जी सर। पहले हम लोगों के साथ जब हम पढ़ते थे समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जज का नाम याद रखना कि यहाँ ट्राइबल कोर्ट कौन होगा, सक्षम कोर्ट कौन है। कहीं सेशन आ रहा है, कहीं डीजे आ रहा है, कहीं जेएम फर्स्ट आ रहा है, कहीं। अभी आपके लगभग सारे लॉज, कुछ स्पेसिफिक जिनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है उन्हें छोड़ दें तो सभी लॉज में ट्राइबल वो जेएम फर्स्ट और एमएम द्वारा, वो सभी लॉ हटा दिए जो कि सीनियर लेवल के कोर्ट के काम। फैमिली कोर्ट सारे ही हटा दिए, फैमिली लॉज कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस। क्यों नहीं है? सिंपल सा कारण, जो आप सुनोगे नहीं उनको रखा भी नहीं इन्होंने। हम क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले आपको कोर्ट मिल गया कि हाँ भाई इस कोर्ट में जाना है। कोर्ट मिलने के बाद क्या करोगे? अगली स्टेप मुकदमा दर्ज करोगे। उसमें करोगे, कोर्ट मिल गया तो वहाँ क्या करोगे? मुकदमा दर्ज करोगे। कैसे करेंगे मुकदमा, कौन करेगा, कौन पार्टी होगा, कैसे लिखा जाता है, वो सारी बातें यहाँ बताइए। उसके बाद सामने वाली पार्टी को बुलाया जाएगा, कैसे बुलाना है, कैसे वो आएगा, सब कुछ। उसके बाद दोनों पार्टियों की बहस होगी और क्या दिया जाएगा? निर्णय दिया जाएगा। यही होता है। जब आप अभी सेक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, एग्जैक्ट सेम रूटीन है। 9 से 25 तक कोर्ट कौन से में जाओगे, 26 में उसमें मुकदमा दर्ज करना, 27 से लेके 32 तक समन बुलाना और 33 के अंदर जजमेंट। हो गया, सब लाइन से लिखा हुआ है। क्लियर? बात करेंगे तो हम अभी नाम पे ही बात कर रहे थे। नाम क्या है इसका पूरा? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल मामलों की प्रोसेस बताने वाली संहिता, या दूसरे शब्दों में कहें कि सिविल मामलों के अंदर जो भी प्रोसेस है जिस किताब में लिखी गई है वो किताब यही है, संहिताबद्ध की गई सारी प्रोसेस एक जगह रखी गई, वही क्या है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये क्या है सर? 1908 हाँ, बिल जब बनाते हैं, मुझे तो अभी पता लगा कि जैसे हम बात करते थे कानून बनाने की कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और आईएएस अधिकारी बनाते हैं, आप जेल बनने वाले हैं वो भी कानून बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कानून बनाने का काम आपके भी पाती आएगा ही। हाँ, आरजे सुन जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो कानून आपको खुद को भी बनाना होगा। जेलो पोस्ट की ग्रेविटी और इसकी इंपॉर्टेंस तो मुझे अब समझ आई है। कानून बनाते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ संसद में जो बैठे हैं वो तो बहुत ही महानुभव हैं। क्या कर रहे हो लाला? कछु नहीं। चलिए, एक्ट बनने से पहले ये बिल के स्वरूप के अंदर पार्लियामेंट के समक्ष पेश होता है।
और उस वक्त उसको एक नाम दिया जाता है, जिस सन में वह बिल इंट्रोड्यूस होता है उसको नाम दिया जाता है। और साधारणतः ये जब दोनों संसद के दोनों सदन इसे पास करके राष्ट्रपति महोदय के सामने भेजते हैं, तब उस ईयर का ये नाम लिख देते हैं 1908। क्लियर? तो दोनों सदनों ने पास करके 1908 में ये राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखा हुआ। उस वक्त राष्ट्रपति थे ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ राष्ट्रपति के 1908 में थे क्या राष्ट्रपति? तो कौन थे? आधा मत बोलो, पूरा बोलो। गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड वायसरॉय, ये दो अलग अलग पोस्ट हैं। कौन बताएगा क्या होता है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल एक और वायसरॉय दो। कौन बताएगा? सर जो भारत में जब कंपनी का राज्य था ना, तब इंग्लैंड की तरफ से एक व्यक्ति होता था जो वहाँ की जो रानी होती थी ना, उसका काम यहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता था यहाँ पे, और एक व्यक्ति यहीं से कर देते थे, इंडिया से किसी को। ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जिसे बोलते हैं, यहाँ प्रशासन संभालने के लिए, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय नाम के हैं परंतु है। संविधान में आपको प्रधानमंत्री का नाम देखने को नहीं मिलेगा, एक या दो जगह हाईएस्ट है। सारी जगह सारा फंक्शन सारा पावर्स किसको दे रखी है? राष्ट्रपति। लास्ट में बोल दिया कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से, और मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। यहाँ खत्म कर दी सारी पावर। तो जो कंपनी का राज था, ये जैसा बता रहे हैं अंग्रेजों का राज था, तो यहाँ भारत के अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया उस वक्त पाकिस्तान वगैरह सारा ही आता था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर भारत को जो प्रशासनिक रूप से हेड करेगा उसे बोलते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। हेड थे वो, उनकी पोस्ट उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से होती थी, आज के समय नहीं, खुश करने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ, क्योंकि ब्रिटेन के हम गुलाम देश थे, तो ब्रिटेन की महारानी का एक वक्ता, एक खास चमचा जिसे बोलते हैं, कि वहाँ से पूछ के ही यहाँ सारा काम होता रहे, वो पोस्ट थी वायसराय। वो क्या थे? केवल प्योरली उनका रिप्रेजेंटेटिव, एक कि हर बात जो यहाँ हो रही है वो वहाँ पता होनी। अब सोच के देखिए, ब्रिटिश की महारानी का ही राज, वो एक आदमी अपना वो रखेगी जो चमचा हो और एक रखेगी जो हेड हो, या ज्यादा पावर उसी में है कि जो हेड है उसी को ही अपना चमचा बना ले या अपने चमचे को ही हेड बना दे। तो ये दो पोस्ट में एक ही आदमी होता था। ब्रिटेन की महारानी का जो खास है वही कोई, उसी को ही क्या बना दे? वो वायसराय तो है ही, उसी को ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल नियुक्त किया जाता था। परंतु वो ऐसे नहीं, आज के समय के जैसे नहीं कि मर्जी से ही अपॉइंट कर दिया, वास्तव में उनकी एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। तो उस वक्त जो कानून बनते थे वो किसकी सहमति से बनते थे? आज के समय में राष्ट्रपति महोदय की सहमति चाहिए केंद्र के कानून बनाने के लिए, और उस वक्त जो सहमति चाहिए थी वो किसकी चाहिए थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। आज के समय में कानून कैसे बनते हैं? पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट के 3 अंग कौन से? काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और प्रेसिडेंट। इन्होंने पास किया, दोनों पास करने के बाद सहमति के लिए प्रेसिडेंट। और पहले काउंसिल ने पास होने के बाद किसके पास जाता था? वायसराय एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो वो सहमति देते थे। तो इसमें डेट ऑफ कंसेंट कब की है? 21 मार्च 1908। सहमति कब मिली हुई है? इसे याद रखना है, एग्जाम में आता है 21 मार्च 1908। राष्ट्रपति महोदय ने अपनी, राष्ट्रपति महोदय का मतलब आप समझिएगा, आप जब भी बोलूं गवर्नर जनरल इन काउंसिल और वायसराय, उन्होंने अपनी सहमति कितनी तारीख को दे दी इनसे? 21 मार्च 1908। बैरक के अंदर जब बैरक खोलते हैं तो एक्ट के नाम के जस्ट नीचे राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो डेट ऑफ कंसेंट ही लिखी होती है। देख लीजिए, आपके सबके बैरक में होगा। एक्ट नंबर कौन सा है सर? ये 5
1908 का एक्ट नंबर 5। इसका अर्थ कौन बताएगा? एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 मीन्स व्हाट? 1908 में जितने भी अधिनियम बने उसमें से 5वां नंबर जो अधिनियम बना, समझ आ रही है बात? 1908 में जितने भी अधिनियम बने उसमें से 5वां नंबर अधिनियम सीपीसी बना था। क्लियर? कब से इनफोर्स है, लागू कब से है ये? 1 जनवरी 1909। 1 जैन 1909, लगभग 8.25 महीने बाद 1 जनवरी 1909। इतने समय में इसका बढ़िया प्रचार प्रसार, बढ़िया लोगों को इससे रूबरू करा दिया जाता है, क्योंकि सहमति तो कब मिल गई थी? एक्ट तो कब बन गया था ये? 21 मार्च 1908 में। पर इसे लागू कब किया गया? अगले साल से, कि भाई बना दिया है, आप लोग इससे रूबरू हो जाओ, सभी लोग, सभी व्यवस्थाएं, सभी अथॉरिटीज, और हम कब से लागू कर देंगे? अगले साल से। अगले साल मतलब 1 जनवरी 1909 से। क्लियर? तो सर 1908 से पहले सिविल मुकदमे होते थे तो उनका क्या होता था? कोई प्रोसेस ही नहीं थी कि आए जैसे ही कोई निपटा दो, कोई यहाँ मुकदमा हुआ, यहाँ किसी का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 1872 से है, उससे पहले भी कई अधिनियम होंगे, तो उनके मुकदमे होते थे तो पहले कहाँ जाते थे? बीकानेर में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, बेंगलोर पहुँच जाते थे क्या? तो नहीं, इससे पहले पर्सनल तो बहुत लेट है, इससे पहले भी विधियाँ थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस सीपीसी से पूर्व की विधि 1882, उससे भी पहले सीपीसी थी 1877, उससे भी पहले सीपीसी थी 1859। ये याद रखनी पड़ेगी आपको तीनों। सबसे पहली सीपीसी 1877, फिर भी भूल जाओ तो चल जाएगा। एग्जाम के 2 क्वेश्चन है कि इस एक्ट ने, इस कोड ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है? 1882 की सीपीसी को इसने रिप्लेस किया है, उसकी जगह ये आई है। और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं सबसे पहली सीपीसी कब बनी थी? 1859 के अंदर बनी थी। ये याद करने पड़ेंगे, अभी कर लो बहुत इजी हो जाएगा, बाद के भरोसे तो। यानी सबसे पहले सिविल प्रक्रियाओं को एक जगह स्थापित किया गया 1859 की, एक अधिनियम बना, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859। पूरा ब्रिटिश इंडिया इसी से रेगुलेट होता था। तत्पश्चात 1877, कितने वर्ष बाद? मात्र, अरे इतनी क्या गणित खराब है रे, मात्र 18 साल में एक अधिनियम चेंज करना पड़ गया। इसका अर्थ समझिए पहले तो। और इसके बीच में तो मैंने एक लिखा नहीं 1871, क्योंकि मोटा मोटी वो अमेंडमेंट में आता है और ये पूरी की पूरी चेंज में आता है। चलो फिर भी मान ले 18 साल ही कोई अधिनियम चला। मैं एक कानून बना रहा हूँ पूरे देश को चलाने के लिए, और उस कानून की हरकत कितनी है कि वो 18 साल के अंदर उसमें कि भाई हटाओ इसे, ये काम का नहीं है। यानी वो पहले दिन ही काम का नहीं था। इतना बेकार बना होगा, क्यों? 18 साल तक तो लोग तो बोलते ही नहीं, हम तो अभी भी हजारों कानून हैं बेकार पड़े, हम काम कुछ कर लेते हैं पता होने के बावजूद। यानी उससे बेकार कुछ लिखा नहीं होगा जिसको भी ये काम दिया गया। ठीक है, 18 साल में अमेंडमेंट, और तत्पश्चात कितने में? मात्र 5 साल में पूरा अधिनियम वापस चेंज। यानी ये जो बना वो उससे भी खतरनाक बना। और ये समस्याएं हैं आप लोगों, मेरे पास बहुत सारे कॉल है, सर बुक्स कौन सी लें वगैरह कौन सी लें। ये हो क्या रहा है आज के समय में, जो पुराने कभी कोई लिख गया उसी को इधर उधर से काट मरोड़ के मेरे जैसा आदमी के राइटर बन गया और अपनी किताब छाप दी। कोई सेंस नहीं है उस बुक का, कुछ भी इंटरप्रिटेशन अपने से कोई आज करना ही नहीं चाहता। सब कुछ देखा दिखाया पड़ा जो माल है वही चाहिए हमें धरती पे।
खुद से मेहनत की कोई उम्मीद नहीं है। तो इन्होंने क्या किया होगा, इसमें से ही जो कमियां दिखी उन्हें छांट के चेंज करके दूसरा लिख दिया। ये भी काम नहीं आया तो फिर, और 1882 के बाद 1908 में पुनः किसी ने जोड़ के रखे होंगे इतनी देर के, सर पूछेंगे मैं सबसे पहले बताऊंगा। बोल दो भाई वो आदमी। हाँ 26, बहुत देर लगी है ना सोचा। मैं पढ़ा रहा था तब तक वो क्या जोड़ लेते हैं अपन तब तक। 1 मिनट में आ जाते हैं क्या? पूछ लूंगा मैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। थी तो हमारे पास ही साहब गणित में 34 नंबर है 12वीं में पूरे, उसमें भी 10 स्कूल से भेजे गए हैं, 10 में से 10, एक में 15, एक में 9 और एक में 10, मतलब जो स्कूल से भेजे गए 10, उनमें भी उसने दिए क्यों, मैं तो आज तक चिंता में हूँ। क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड ऐसे हुआ करती थी, आपका तो पता नहीं। मैथ फर्स्ट में मैं सो गया था पेपर में ही शुरू होते ही, क्यों पूरी रात मेरे को किसी ने कहा पेपर आ गया मेरे पास, हम तो वो पेपर कर रहे थे और वो पेपर आया नहीं, और सुबह आ गई नींद। मैडम ने 4 और उठाया, मैडम को मैंने कहा कि आपको दिक्कत है क्या, मैं फेल हूँ तो सोने दो आराम से, आधे घंटे पहले उठा देना। मैडम क्या, मैं उठाऊंगी नहीं, मैं कोई बात नहीं, उठा भी दोगे तो क्या उखाड़ लेंगे हम, आता कुछ है नहीं। वो लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर मैंने जो पेपर इधर उधर किया उसमें 9 नंबर दिए उन्होंने, पता नहीं काहे के दिए, आज तक याद नहीं। मैथ सेकंड भी इतनी खतरनाक थी, उसमें 15 नंबर आए। स्कूल से 10 भेजे गए, 10 में से जब पास हो गए हम। चलिए, सबसे पहली सीपीसी 1859, तत्पश्चात 1877, तत्पश्चात 1800, उसके बाद 1908 वाली सीपीसी में भी बहुत चेंजेज हो रखे हैं। मोटा मोटी हम बात करें तो सन 1999 और 2002, ये 2 बड़े अमेंडमेंट है सीपीसी के अंदर, मेजर अमेंडमेंट है। 1999 और प्रेजेंट जो सीपीसी है उसमें जो मेजर 2 अमेंडमेंट है, पूछ सकते हैं कभी, एक तो 1999 का और एक 2002। फिर भी 1908 से 1999 एक रूप से चली है और उसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ संशोधन करने पड़े। यानी ये सीपीसी फिर भी बाकियों से बहुत अच्छी है, क्योंकि 1908 से आज 2022 में है। 113 साल किसे कहते हैं? यानी आज से 3 पीढ़ी पहले के लोगों की सोच के हिसाब से बना कानून, उस वक्त की व्यवस्था परिस्थितियों के हिसाब से बना कानून आज भी प्रेजेंट में भी सारी चीज़ों को परिपूर्ण कर रहा है। यानी बहुत अच्छे सी लिखी हुई संहिता है या नहीं? जी सर। क्या चलता है 100 साल पुराना? एक वो दादा पोता कैंची आती है, उसके अलावा दादा खरीदे पोता भरते, पता नहीं कुछ है ही। आती है कैंची आती है, घर में देखिएगा कैंची के ऊपर दादा पोता नाम लिखा होगा ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतने वर्ष पुराना, न तो वो संस्कृति न वो जो संस्कृतियां थी हम चला तो रहे हैं, पर उनका रूप हमने अपने हिसाब से चेंज कर लिया। जमीन ही नहीं है सर, पर कानून, लिखित कानून, और वो वही चल रहा है जो आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले। यानी बहुत अच्छा लिखा हुआ तो है। कह तो रहे हैं आईपीसी सीआरपीसी हम चेंज करेंगे, पर एक मैं आप लोगों को बात बताना भूल गया, दिसंबर में आपकी वैकेंसी आने वाली है ना? तीनों की ही। तो दिसंबर में बस तो आज बात कर रहा हूँ, यानी आगे ही आएगी। मैं पीछे की तो बात कर नहीं रहा, भूतकाल की तो पूरे चांसेस है एकदम। मैं कभी ये बात बोलता ही नहीं, मैंने कभी बोली ही नहीं क्लास के अंदर, 1-2 बार बोली है, और जब आना था जैसे एक दिन पहले बोला और अगले दिन आ गई, ऐसा ही हुआ है। एक ही बार बोला हूँ मैं, बाकी हालांकि हो सकता है कि देखो कोई वो पत्थर की लकीर है नहीं, परंतु पूरे चांसेस है कि तीनों की तीनों वैकेंसियाँ, यानी कोई ना कोई तो तैयार रहे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगी।
आरजेएस की बोल रहे हैं लमसम 99.99% चांस है कि अभी इसी हफ्ते, जो नेक्स्ट हफ्ते है, आ जाएगी। नहीं आती है तो फिर दोनों साल की मर जाएगी, वो ध्यान रखना। फिर लंबी गई। 99.99% चांस है कि अगले सप्ते आ जाएगी, और नहीं आती तो फिर दोनों साल की मर जाएगी। पेपर फिर 2024 तक होगा? नहीं 23 में होगा। मेंस में हो जाएगा? सब हो जाएगा, एक साल में ही कराते हैं वो जो कराते हैं, चिंता मत करो, अगले साल नहीं जाने देते। एपीओ की भी और जेएलओ की भी, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी पहले आए शिफ्ट हो जाना पूरे के पूरे, है ना, तन मन धन से। चलिए कहाँ थे हम? ठीक है, ये दोनों आप लिख लीजिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? नाम क्या है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नाम का अर्थ क्या है वो पढ़ लिया। कंसेंट कब मिली? 21 मार्च 1908 को, और लागू कब से है? 1 जनवरी 1909 से। एक्ट नंबर कौन सा है? 5 ऑफ 1908। इससे पहले की सीआरपीसी 1882, उससे पहले 1877, उससे पहले 1859। यानी पहली सीपीसी जो थी वो 1859 की थी, फिर 1877, फिर 1882। तो पहली पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं इसने किसे रिप्लेस किया। 1877 वाली भूल जाओ तो चलेगा। 2 मेजर अमेंडमेंट याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद जो चीज़ें रहनी चाहिए जो बोर्ड पे लिखी हुई है, इसके अलावा इससे पहले की सीपीसी और फर्स्ट सीपीसी, ये 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा याद करनी। क्लियर? ठीक है। इसके अंदर है क्या क्या सर? सीपीसी में क्लासिफिकेशन करते हैं जिसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ भी नहीं। और फर्स्ट इम्प्रेशन यही बताता है ना। मैं साधारणतः कहा करता हूँ कि आपको घरवाले ले गए छोरी दिखाने या छोरा दिखाने, चाल तारे सगाई करावा, देखन चाला, क्या वहाँ जाके क्या पता लगता है आपको? उसके अलावा कुछ भी नहीं पता चलता। वहीं से ही तो सब कुछ जज करते हैं आप, और वही है आपके माइंड मेकअप का सारा खेल, है या नहीं? माइंड वो वाला मेकअप नहीं, माइंड मेकअप। आप क्या देख रहे हैं? हाइट क्या है, लुक कैसा है, यही सब देख रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस व्यक्ति का, और कुछ भी नहीं। या आप अंदर झांके आते हैं इतनी देर के अंदर, ओह दिल का तो बहुत बढ़िया आदमी था, ऐसा क्या? नहीं सर। तो आपके सामने अपने दिल की बातें थोड़ी रखेगा उस वक्त, या रखेगी? उस वक्त तो वो बढ़िया ही, उससे संस्कारी कोई हो नहीं सकता। चाहे माइन कोई और बना दे रही है कि बेटा पकड़ाया, चाहे अच्छा बच्ची ने, हाँ बच्ची बोले ही कभी सुबह उठते ही मम्मा चाय नहीं आई, कल से लेट हो गया, तो जानते ही हो आप मेरे को। तो पहला सर्वप्रथम आदमी का जो इम्प्रेशन पड़ता है वो इसी चीज़ से पड़ता है कि वो, तो हमें भी सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीधा एक्ट शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लें, और बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी आप सीपीसी बारे में कुछ नहीं जानते, जो पढ़ रखे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ ये बात। और जस्ट इस क्लास के बाद आपसे पूछूंगा, आप कहोगे सीपीसी सारी जानते हैं हम, हमें खुद को पढ़ने को दे दो, हम पढ़ लेंगे। सिर्फ ये एक क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्यों आप ये पैसे खराब करें, एक एक क्लास ही रखें सबकी, हैं? फीस कर दें 10% और सिर्फ पहली क्लास रखें सारे सब्जेक्ट्स की। बहुत फ़र्क पड़ता है इस क्लास से, सच बता रहा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा साधारणतः ये मैसेज डालता हूँ फर्स्ट क्लास में, डोंट मिस इट, इसे मिस मत करें। चलिए, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने सेक्शंस में बांट रखा है। काय में बांट रखा है? जो साधारणतः होता है। दूसरा ऑर्डर्स, और तीसरा फॉर्मेट। या इसका असली नाम लूं तो पार्ट शेड्यूल जिसे बोलते हैं,
अपेंडिक्स। मेन नाम ये है जो दे रखे हैं। 3 भागों में सीपीसी को बांटा हुआ है। क्या है 3 भाग? पार्ट, स्केड्यूल और अपेंडिक्स। ये मूल भाग है संहिता का। मूल जो काया है, अंदर आप वो देखते हैं ना, जब जमीन में आपको गाड़ दिया जाए, 5-6 महीने बाद आपको बॉडी निकाली जाए, तो जो कंकाल निकलता है, जो मैन है, शरीर इसी पे ही तो बेस है सारा। जी सर। ये ऊपर का ये चमड़ा है, ये जो है ना मांस, चमड़ी, ये है। तो मैन जो इस पूरी संहिता का निकाय है वो क्या है? ये आदमी का जब जो कंकाल है वो इतनी हाइट का है, तो वो फूट रहा हो सकता है क्या? फिर कितना ही मांस कैसे ही लगा दो, बढ़िया को जा है। मेन चीज ये है, आपको नहीं बोलना, चिंता मत करो। मेन चीज ये है। उसके बाद क्या है? स्केड्यूल। स्केड्यूल वैसे होती क्या, आपको पहले भी बात किया गया। जो बातें बहुत मीटिंग सारी के बीच में चीज़ें लिखी हमारे साथ जाएगी। चाहिए होती है, उसको हर बार जब भी वो आए उसके साथ देखने की जगह, जब भी वो आए तो उसको पीछे से देख लो। ये बात सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ आपकी। सर बहुत बार बताया है शेड्यूल क्या होती है, बताया करो कभी तो आप वापस रिप्लाई में। हाँ, जिन चीज़ों की जरूरत तो है, लेकिन अगर उसे अधिनियम में लिखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा इतना, और फिर बार बार पढ़ने में दिक्कत भी आएगी। ठीक है। अच्छा तो है कि नाम पढ़ो और सर ये एक्ट का ही पार्ट होती है, एक्ट में सारी चीजें एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए उसे जो है अलग से लिखा जाता है ताकि मैं पढ़ने में। स्केड्यूल मतलब संलग्न की हुई सूची, अनेक्स लिस्ट जो साथ के अंदर जुड़ी हुई है। अब हमने बता तो दिया कि एक व्यक्ति है जो मुकदमा कर सकता है। अब उसी में लिखने लगे कि करने वाला कौन हो सकता है। वकील भी कर सकता है उसकी जगह, उसका एलआर भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। एक तो समझ नहीं। हर जगह ऐसा करना उस एक्ट की जो फॉर्मेट है उसको खराब करता है। जी। आपको क्या करना है, किसी को आप बुला सकते हो। काहे से बुला सकते हो? बोला सम्मन से बुला सकते हो। फिर उसने लिखा सम्मन कैसे दोगे? खुद को दोगे, फिर घर वालों को दोगे, फिर चिपका के आओगे, उससे नहीं मिला तो क्या करोगे, अगर पुलिस में है तो क्या करोगे, अगर फौज में है वो आदमी तो क्या करोगे, अगर जेल में है तो क्या करोगे। तो सारी बातें यहाँ नहीं लिख के मेन यहाँ बातें लिख दी। उनसे जुड़ी हुई बातों को अगर आपको डिटेल में जानना है, समझना है, तो कहाँ पहुँच जाओ? स्केड्यूल में पहुँच जाओ। क्लियर? इस अधिनियम में इसे बांटने का एक और कारण है जो इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे सीआरपीसी आपने पढ़ी, मैंने अभी अभी कहा कि सेक्शन में क्या लिख दो कि हाँ भाई सम्मन से बुला सकते हैं, और यहाँ शेड्यूल में क्या लिख दो कि पर्सनल बुलाना है, घर वालों को देना है, वगैरह वगैरह, कचरा यहाँ लिख दो। पर सीआरपीसी में सारी बातें यही लिखी है। जी सर। नहीं लिखी क्या? हाथों दिमाग में आना चाहिए। आया भी था, क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन इसका आंसर ये है कि ये ऑर्डर में क्यों है। ये जो स्केड्यूल है उसको बहुत सारे 51 ऑर्डर में हमने बांटा है। 51 अलग अलग टाइप की चीज़ों को लिखा है, अलग अलग टाइप की चीज़ें। उनके अंदर रूल्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? रूल्स। ये भी अधिनियम है, और यहाँ क्या है? सेक्शन है, ये भी अधिनियम। इन्हें अमेंड कौन कर सकता है? चूंकि मूल संहिता को अमेंड कौन कर सकता है? कानून को चेंज कौन? कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। विधायिका, लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर कौन? पार्लियामेंट। तो इन्हें कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, तो यानी पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा भी, नीचे वाली भी कर सकती है। परंतु समस्या क्या है? हम क्या बना रहे हैं? प्रोसेस। और किसकी बना रहे हैं? सिविल मामलों की। तो वो विधायिका वहां बैठी जज नहीं कर सकती कि वास्तव में क्या खामियां होती है प्रोसेस के अंदर, क्या क्या चीजें वास्तव में जरूरी है। ये बात तो हकीकत में कौन बता सकता है? कोर्ट, जिसके समक्ष प्रक्रिया चले। हाँ या ना? पहले तो आराम से सोच लो, भागना नहीं है हमें। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिविल प्रोसेस। प्रोसेस बना के कौन दे रहा है? पार्लियामेंट या विधायिका बना के दे रही है, जिनका कभी भी प्रोसेस से काम नहीं पड़ना। काम किसका पढ़ना है? न्यायालय का।
आया ना? जी सर। और चूंकि सिविल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस में इतना समय नहीं लगता, हमारी सिविल प्रोसेस ऐसी है कि कहा जाता है 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं एक सिविल केस को निपटाने में। मैं कल कोर्ट गया हुआ था किसी कारणवश, तो बीकानेर के जो सबसे टॉप वकील थे वो सारे वहाँ बैठे थे और कोई डिस्कशन चल रहा था। वहाँ कोई बात पे जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है बार एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि आजकल तो वकीलों का काम इतना रहा नहीं सिविल में। क्यों? कि यार पहले केस कितने कितने चलते थे, अब तो रेंट के केस 5 ही साल में निपट जाते हैं। मैं हंस रहा था मन मन में, 5 ही साल में काय के केस रेंट के? भाई मैं मकान वाले दिन बारह काटो, रखो देर बारह काट, कितने में? 5 ही में निपट जाते हैं। तो आप मतलब एक किराएदार को कितने समय में निकालते थे पहले? आप सोच सकते हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हालांकि आपको ये बात समझाने के चक्कर में ऐसी बात बोल दी जो आप अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि किसी का नाम ले दिया गया है, पर ठीक है, आपको समझ आ रही है बात कि वास्तविक हकीकत क्या है। मतलब वो आज, और ये तो जमीन का केस हो तो सोचो अभी भी कितने में निपटता होगा? 20-30 साल। 20-30 में निपटा हुई कौन पे? दादा करता है, पोते लगाता है। 10-10 तो सर क्रिमिनल में समझ से बाहर है मेरे तो वैसा प्रोसेस। आज से लगभग साल भर पूर्व जब अध्यक्ष ये बने थे, उस वक्त इनको एक केस दिया था मैंने। हालांकि बोलने वाली बात नहीं है, उन्होंने एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। मेरे किसी फ्रेंड का था, मैंने तो इसलिए भेजा कि भाई अच्छे वकील हैं, पर वो मेरा नाम लिया तो उन्होंने एक भी पैसा लिया नहीं। उसके बाद इनको मैंने कोई केस दिया भी नहीं। तो केस दूंगा फिर पैसे नहीं लेंगे, वो फिर मेरे पे आता है। वो केस के अंदर अभी तक मैं कभी पूछता हूँ उसका क्या हुआ, कैसे तो कहेंगे कि तारीख है मैं कब की है कि जुलाई की है, और उन्होंने एप्लीकेशन लगा रहा कि टीआई क्या होता है? एक बार टेम्परेरी। और वो टेम्परेरी कब सुनेंगे? तो पूरा तो कब सुनेंगे? 2 साल तो सुन। समझ से बाहर है भाई साहब प्रोसेस। ये सीपीसी हमारी ऐसे चलती। और कानून बना कौन रहा है? पार्लियामेंट, जिनका कोई लेना देना ही नहीं। तो वास्तव में इसकी एक एक छोटी छोटी बात जो लिखी हुई है डिटेल में, वो कहाँ लिखी हुई है? शेड्यूल में बात की थी हमने, यहां बोल दिया मुकदमा कर सकते हैं। एक ही धारा है, धारा 26। इतना सोरा नहीं है मुकदमा कर। यहां डिटेल में बोलता है उसको। अब ये जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग यानी रूल्स बना रखेंगे कैसे कैसे मुकदमा होगा, क्या होगा, कहां पहुंचेंगे वगैरह वगैरह। इसके अंदर पार्लियामेंट तो अमेंडमेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर तो कर सकती है, साथ में किसे पावर दे दी? हाई कोर्ट को भी पावर दे दी। आप क्या कर सकते हो? शेड्यूल में जो बातें लिखी है, यानी जो वास्तव में अप्लाई होनी है वो तो क्या है? ये तो मैन ऊपर की बातें बोल दी। असली में हर चीज रेगुलेट कैसे होगी वो कहाँ लिखी है? शेड्यूल में, यानी ऑर्डर में, यानी रूल्स में। और इन रूल को चेंज कौन कर सकता है? यानी वास्तव में इस प्रोसेस को चेंज करने का पावर किसके पास भी है? कोई भी कमी हो तो इसलिए इसे कहाँ रखना पड़ा? क्योंकि संहिता को चेंज करने की पावर आप हाई कोर्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि कानून निर्माण की पावर केवल किसे है? विधायिका को है, लेजिस्लेचर को है। तो इसलिए उन्होंने मेन पार्ट में ना रख के जिन जिन चीजों में वास्तव में जो ग्राउंड लेवल पे अप्लाई होने वाली चीजें हैं उनमें संशोधन की शक्ति किसे भी दे रखी है? तो ये पार्ट तो है कोड का, परंतु इसमें एक मेन इसकी विशेषता क्या है? इसमें संशोधन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू लायक क्वेश्चन है। ऑर्डर्स में क्या स्पेशलिटी है ऑर्डर्स की बाकी अधिनियमों में से? बाकी अधिनियम में सिर्फ लेजिस्लेचर का हस्तक्षेप होता है, यहाँ पे न्यायालय का भी हस्तक्षेप है। तो जो मेन कहानी थी वो यहाँ लिख दी, उसे डिटेल में कहाँ बता दिया? शेड्यूल में बता दिया। तो यहाँ क्या है सर? नाम लिखा है मैंने, फॉर्मेट, फॉर्म्स बता रखे हैं। ये मुकदमा करना है तो कैसे लिखना है, ये करना है तो कैसे, ये करना है तो कैसे। कितने हैं अपेंडिक्स? ए से एच तक, यानी कितने हैं? 8। पढ़ने नहीं है, छुट्टी। इतना तो कर सकते हो कि संहिता में अपेंडिक्स नाम की चीज है जिसमें फॉर्मेट लिखे हैं और वो ए से एच तक है, टोटल 8 है। इतना भी नहीं होगा क्या?
हो जाएगा। तो पीछे की आदि संहिता तो जो इतनी मोटा जत्था दिख रहा है वो तो खत्म ही हो गई अपनी, ये आपको पढ़ना नहीं है। क्लियर? किसी में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो तो आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है ना। परंतु एग्जाम पर्पस के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग जो सीपीसी पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता भी नहीं हो कि अपेंडिक्स है भी, क्यों? क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। पर इतना हमें पता होना चाहिए क्या है, संहिता 3 भागों में विभाजित है। मूल भाग जिसे सेक्शन या पार्ट के तौर पे लिखा है, उसका विस्तृत रूप से वर्णन है ऑर्डर्स में जिसे शेड्यूल में लिखा है, और उसके फॉर्मेट्स बता रखे हैं उसे अपेंडिक्स में लिखा। अपेंडिक्स टोटल कितने हैं? 8। कहां से कहां तक? ए से एच तक। क्लियर? ये हमें पढ़ना नहीं है। तो ये जत्था तो गया साइड में। अब आइए, इधर क्या है? पार्ट है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट। जैसे चैप्टर पढ़ते हो ना आप, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो सेम ही बात है, बस इन्होंने नाम क्या दिया उस चैप्टर की जगह? पार्ट। तो घबराने का नहीं। इस संहिता के अंदर टोटल पार्ट कितने हैं? 11। सेक्शन कितने हैं टोटल? 158। सर बस 158 सेक्शन की संहिता है। आप कब से कह रहे हो लेंदी है? हम अभी सीआरपीसी पढ़ के आए हैं, 484 थे। यहाँ रूल्स है, और जब उन्हें गिनोगे ना 670 के आसपास है सर, सीधा जगह मूल ABCD एक बार गिनो। इसमें कुछ है ना ऐसा होना जो बाकी प्रोसीजर से अलग है, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव। बात करेंगे, अभी बात करते हैं, वो भी कर लेते हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? 11। यानी एक तरीके से अध्याय है, 11 अध्याय, उसमें सेक्शन कितने? 158। याद रहेगा। फिर हमने क्या बात की थी? स्केड्यूल एक ही है भाई। उसमें क्या है? ऑर्डर्स। क्या दे रखे हैं? आदेश। नाम दे रखा और कुछ नहीं। आदेश कितने? 51। याद करने पड़ेंगे 51 के क्या। ठीक है जी। ये सेक्शन याद हो ना हो, ये ऑर्डर याद कर। तो ऐसा नहीं कि ये शेड्यूल है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अधिनियम में जैसे शेड्यूल पढ़ी नहीं, ये यहाँ शेड्यूल ही सब कुछ है। और उनमें ऑर्डर्स में क्या लिखे होंगे? रूल्स। वो कितने हैं? लाइन से नहीं है, क्योंकि पहले ऑर्डर में जैसे रूल शुरू हुआ है तो 1 से 13 है, तो 13 के बाद खत्म है। फिर ऑर्डर 2 में वापस रूल 1 से ही शुरू होगा, ऐसे लाइन से नहीं है 13 के बाद 14, 15। ठीक है, तो हर ऑर्डर के अलग अलग रूल। सबसे बड़ा ऑर्डर है ऑर्डर 21, जिसमें 106 रूल है, 106 नियम है। क्लियर? जी। और अपेंडिक्स हम पढ़ चुके। मैडम जैसा कह रही है सीपीसी के बारे में 1-2 चीजें। एक तो लिख लीजिए, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्या का सब्जेक्ट है? ये क्या होता है सर? हमारे संविधान में एक 7 शेड्यूल दे रखी है। क्या होती है 7? वहाँ टोटल कितनी शेड्यूल है संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से 7वीं अनुसूची है जो बताती है कानून बनाने की शक्तियां। केंद्र किन संबंध में बना सकती है, राज्य किन संबंध में बना सकते हैं, और केंद्र और राज्य दोनों किस संबंध में बना सकते हैं। केंद्र जिन संबंध में कानून बना सकती है वो यूनियन लिस्ट कहलाती है। राज्य जिन संबंध में बना सकते हैं वो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट नाम से, और जिनमें दोनों ही कानून बना सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। क्लियर? यानी इनमें केंद्र और राज्य दोनों की विधायी का कानून बना सकती। यही अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना। एक चीज ही। दूसरा, इसके प्रणेता किसे बोला जाता है? सर चार्ल्स वुड। किसे बोला जाता है? सर जनक, फाउंडर, फादर होगा कोई ड्राफ्ट्समैन। एक सीपीसी एक नहीं बनी पहले तो, है ना? चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड। एक चीज जो सबसे इसमें डिफरेंट है सीपीसी के अंदर, साधारणतः प्रोसीजर लॉ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं।
इसका मतलब क्या होता है? भूतकालिक प्रभाव रखते हैं। सर इसका अर्थ तो समझाओ पहले। भविष्य लक्षी और भूतलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, इसका अर्थ समझिए। आज मैंने चोरी की, ठीक है, चोरी की आज सजा कितनी है? 3 वर्ष, ठीक है। कल आज मैंने चोरी की है, परसों पड़ले दिन मेरे पे ट्रायल, जब अभी तक शुरू नहीं हुई, मेरे पे ट्रायल शुरू होने में अभी समय है, कल या परसों कानून चेंज हुआ और चोरी की सज़ा बढ़ा के 5 साल कर दी, ठीक है। बाद में मेरे को पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट के समझ ले गए, कोर्ट ने मेरे को सज़ा दे दी। 5 साल दे सकते हैं? 5 हो गई ना सज़ा, क्यों नहीं दे सकते? पकड़े से लेना देना? जब अपराध किया था अब आर्टिकल छोड़िए, आप खुद का कॉमन सेंस लगाइए। आज आपने कोई काम किया, उसके बाद, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं, क्रिकेट में नॉर्मल नियम है, आपने खींच के मारा और बाउंड्री के बाहर गई बॉल, यानी घर के बाहर गई, बाद में कहते हैं कि बाहर जाने पे आउट है, ऐसा करते हैं ना? उसका अर्थ क्या है? ये आपने क्या किया है? चीटिंग की है। नियम पहले बताने चाहिए, वही लागू होंगे, हाँ या ना? जी सर। मारने के बाद गेम तो आउट है। 1 टिप खा के आपने पकड़ ली, 1 टिप 1 एंड आउट है। ये बाद में नहीं बता सकते ना आप, ये पहले होगा ना, हाँ या ना? तो कानून वही तो मेरे पे लागू होंगे जो आज है। मैंने कुछ कर दिया उसके बाद के नहीं, इसका तो अब तो हम ये सजा देंगे। आज मैं कोई कार्य करता हूं और उसके बाद अगले दिन कानून बना के कहते हैं कि नहीं ये कार्य सजा के लायक है, तो क्या मुझे वो सजा मिलेगी? नहीं। जब मैंने वो काम किया, क्या उस वक्त वो अपराध था? अगर नहीं था, बाद में भले ही बना दिया, वो क्या फर्क पड़ता है? सजा नहीं मिल सकती। तो चोरी मैंने आज की है, तो मैंने आज के समय में जो प्रवर्त कानून है उसका उल्लंघन किया है, तो उसमें सजा कितनी है? 3 साल। उसे बाद में आप 10 साल कर दो और उसे भले ही 100 साल कर दो, मेरे को तो कितनी मिलेगी? 3 ही साल। निर्भया के केस के अंदर जो नाबालिग था उसके साथ क्या हुआ? वो बाहर घूम रहा है उच्छृंद, क्योंकि उस वक्त जो कानून था वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का था, अभी 2015 का है। उस समय अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है किसी भी लेवल का, उसके सजा के नाम पे आप 3 साल तक किसी भी सुधार गृह में भेज सकते थे। वो 3 साल रहा वहां, जैसे भी रहा, अब वो बाहर घूम रहा है मजे से। जज साहब चाहते थे उसे सजा देना, क्योंकि जो रॉड इंसर्ट करना और जो सब करना था वो उसी नाबालिग द्वारा किया गया था। जज साहब चाहते थे, समाज चाहता था, दुनिया चाहती थी, पार्लियामेंट भी चाहती थी सजा मिले, पर क्या दे सकते थे क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो कानून था उसी के हिसाब से आपको सजा मिल सकती है। अगले ही दिन पार्लियामेंट कहते नहीं ऐसे व्यक्तियों को तो हम 10 साल देंगे, तो उसे तो नहीं मिलेगी। अब उसके बाद जो करेगा उसे मिल जाएगी 10 साल। उसे क्यों नहीं मिलेगी? जो प्रवर्त विधि है, जो चालू विधि है, वही तो लागू होगी आप पे। ऐसे ही इसी को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? किसी भी कानून का जो लागू होता है वो भविष्य के लिए होता है, भूतकाल के लिए लागू नहीं होता। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के लिए लागू होता है। आज कानून बनाया है, कल से कोई करेगा, यानी आज इन्फोर्स हो गया, तो आज से कोई ऐसा काम करेगा तो वो अपराध है। जो कर चुका उसे आप अपराध की कैटेगरी में नहीं। 3 तलाक कानून बना, क्या पहले जो 3 तलाक दे चुके उन पे लागू होगा क्या? जो अब देंगे कानून के बाद, यही तो है ना बात, समझ रहे हैं? इसी को ही तो क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भविष्य लक्षी प्रभाव। इसमें प्रभाव कैसा पड़े? भविष्य में पड़े। भूत लक्षी प्रभाव कानून नहीं बन सकते, कम से कम सब्सटेंटिव लॉ तो नहीं, जो किसी को सजा दे रहे हैं। आज कोई कार्य अपराध ही नहीं है, आप कल कानून बना दो और कह दो इसके लिए सजा मिलेगी, नहीं बाबा। कोरोना के अंदर महामारी अधिनियम के अधीन आप सबको बोला गया मास्क लगा के घूमे, तो जब वो लागू किया उसके बाद लगा के घूमना है या पहले वालों को भी सबको रगड़ लोगे? पहले तो पूरी जिंदगी हम बिना मास्क ही घूमे हैं, कुछ अंग्रेजों को छोड़ दें तो
तो सब अंदर जाएंगे क्या? नहीं, कानून हमेशा कैसा इफेक्ट रखता है? भविष्य लक्ष्य। समझ आ रही है बात? पर जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें किसी को क्या नुकसान पहुंचना है? कोई नुकसान नहीं होता है सर। मैंने कहा पहले जब चोरी करते थे तो भी 3 साल सजा थी, आज भी 3 ही साल सजा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले चोरी करने पे जेम फर्स्ट के पास ले जाया जाता था, अब मैंने प्रोसेस चेंज करके बोल दिया जेम सेकंड के पास ले जाना है। क्या फर्क पड़ा उस अपराधी पे? कुछ पड़ा क्या? पहले कहा था कि पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, अब बोला कि हमने एक स्पेशल ऑफिसर बनाया है चोरों के लिए, वो पकड़ के लेके जाए। क्या फर्क पड़ता है? तो जो प्रोसीजर लॉ है उसे आप कैसे लागू कर सकते हो? पुराने जो काम कर चुके हैं उन लोगों पे भी लागू कर सकते हो। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? देखिए, पहले बोला गया चोरी जो करेगा उसकी सजा है 3 साल। जब चोरी की तब सजा कितनी थी? 3 साल। कुछ दिनों बाद चोरी की सजा 5 साल कर दी। मुझे 3 मिलेगी कि 5? 3। क्यों? क्योंकि ये लॉ सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ही लागू होगा। क्लियर? पहले चोरी की सजा 3 थी, आज भी चोरी की सजा 3 ही है। पर पहले था कि अगर चोरी होती है तो आप चोरी का मुकदमा कहाँ कराओगे? सिर्फ FIR करा सकते हो, पहले ऐसा था। और अभी कह दिया कि आप FIR भी करा सकते हो, कंप्लेंट भी करा सकते हो और सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, ऐसा बोल दिया गया। क्या दिक्कत है? पुराने केस पे भी ये लॉ लागू हो सकता है, पुरानी चोरी पे भी ये लॉ लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर लॉ है, इससे कुछ बढ़िया ही होना है, किसी को खराब नहीं, किसी पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना। तो प्रोसीजर लॉ हमेशा क्या होते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं साधारणतः। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने जो है उन पे भी वो लागू होगा। जैसे मैंने चेंज कर दिया कि भाई साहब चोरी के मुकदमे की स्पेशल कोर्ट बना दिया कि आज के बाद ये स्पेशल कोर्ट ही सुने, तो पुराने चोरी के मुकदमे भी कहाँ जाएंगे? उन पे पुराने मुकदमे, यानी पीछे भी जाके ये लागू हो रहा है कानून जी। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे किसी पे कोई गलत प्रीजुडिस इफेक्ट नहीं पड़ता। पर सब्सटेंटिव लॉ में पड़ता है, 5 साल की सजा मिलेगी फिर। इसलिए प्रोसीजर लॉ साधारणतः आप सभी लॉ, कोई भी लॉ पढ़े, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए ये अधिनियम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है या नहीं, देखिए उसकी धारणा देखिए, अगर वो प्रोसीजर है तो रखता है, नहीं है प्रोसीजर तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो CPC कौन सा है? प्रोसीजर लॉ है, इसलिए क्या होना चाहिए? तो यही तो बोला गया आपको कि इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये ऐसा नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, एक नाम लिख लीजिए, महादेव वर्सेस रामलोचन। (1981). इसके पहले भी इसके बाद भी बहुत सारे लॉज, केस लॉ है। रामलोचन, CPC रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है, इन्होंने ये बोला। हमारा CPC क्या नहीं रखता है? प्रोसीजर लॉ है, फिर भी क्या नहीं रखता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता। पुराने केस वैसे ही चलते रहेंगे, भले ही CPC के अंदर कुछ भी आ गया हो। पुराना जैसे 1901 का केस था तो उसमें ये CPC नहीं लागू होगी, उसमें कौन सी लागू होगी? इससे पहले कौन सी थी? 1882। यानी पुराने केसेस में ये CPC लागू नहीं होगी। CPC बनने के बाद जो मुकदमे, अब तो बात ही क्यों कर रहे हैं हम? अब तो पुराने मामले 1908 से पहले के लमसम तो खत्म हो गए होंगे, बाकी भरोसा नहीं है हमारे देश की जुडिशरी का। CPC रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती है, ध्यान रखिएगा। साधारणतः प्रोसीजर लॉ क्या रखते हैं? भूतकालिक प्रभाव रखते हैं, पर CPC ऐसा नहीं रखता। अभी तक क्या क्या पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं एक बार, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही झांक ही रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें क्या बता रखा है? जितने भी सिविल मामले होंगे
उसके अंदर कोर्ट कैसे जाना है, कैसे आपको रिलीफ मिलेगी, कैसे कोर्ट जजमेंट देगा, कौन सा कोर्ट होगा, कहाँ जाना है, सारी बातें शुरुआत से लेके एंड तक। यानी आपको जैसे मेरे पैसे आप खा गए तो मेरे पैसे रिकवरी तक, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया यहाँ इसको पैसा दे दो, वो नहीं, वो पैसे मेरे पास आएंगे कैसे, वहां तक कहाँ लिखा है, कैसे आएंगे। आपको कोर्ट ने कह दिया पैसे दे दो, आप नहीं दे रहे तो कोर्ट गिरफ्तार कर लेगा आपको, आपकी संपत्ति बेच देगा, उसमें से पैसे ले लेगा। तो कुल मिला के शुरुआत से लेके आपने किसी का राइट को इन्फ्रिज किया, आपने किसी की लाइबिलिटी पूर्ण नहीं की, वहां से लेके सामने वाले को उसका उपचार देने तक सभी बातें कहाँ लिखी है। एक और पर्सन आता है, क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव लॉ है क्या? एग्जॉस्टिव क्या होता है? अपने आप में परिपूर्ण, पूरा है क्या अपने आप में? एग्जॉस्ट ऊपर लगा हुआ है, अपने अंदर जैसे धुआं यहाँ करेंगे और एग्जॉस्ट चलाएंगे तो क्या होगा, सारा फेंकता नहीं है, अपने अंदर लेता है। आपने कभी देखा हो तो वो अब बाहर की तरफ खुला है तो इसलिए वहां जा रहा है, वो क्या लेता है? तो सारी चीजें क्या इसके अंदर आती है क्या सीपीसी में? इसका उत्तर थोड़ा सा ट्रिकी देना है आपको। क्या सभी सिविल की प्रोसेस इसमें है क्या? और कोई लॉ में कोई प्रोसेस नहीं दे रखी क्या? एसआरए में अपनी प्रोसेस नहीं है क्या? पार्टनरशिप में अपनी प्रोसेस नहीं है क्या? पार्टनरशिप कैसे विखंडित करनी है, कैसे करनी है, ईजमेंट में अपनी प्रोसेस नहीं। तो इसमें उत्तर है कि ये एग्जॉस्टिव तो है, पर उतनी ही बातों के लिए जितनी इसमें लिखी है, उनमें ये अपने आप में एकदम पूरा है। जो बात के बारे में इसने लिख दिया ना, उसमें तो ये एकदम पत्थर की लकीर है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जो बातें इसने अपने अंदर ली ही नहीं, उनको छोड़ दो। तो जो जो बातें इसने अपने अंदर मेंशन किए, उन सभी के बारे में ये क्या है? एग्जॉस्टिव लॉ है। वो ही बोल रहा था क्या लिखे सीपीसी में प्रगणित समस्त मामलों के विषय में यह एग्जॉस्टिव लॉ है। जो बात इसमें लिख दी है ना, जिन जिन के बारे में इसने विचार किया, उसमें तो ये एग्जॉस्टिव है। जो नहीं लिखी वो बात छोड़। ये बात इसकी प्रीएम्बल से भी पता लगती है। प्रीएम्बल देखें, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। यानी जितनी भी सिविल प्रोसीजर रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, उन सबको कंसोलिडेट एक जगह कौन लेके आ रही है? सीपीसी लेके आ रही है। यानी अपने अंदर जो लिखा है उनके बारे में ये कौन सा लॉ है? एग्जॉस्टिव। तो सीपीसी एक्ट नंबर कौन सा है? 5 ऑफ 1908। इससे सहमति कब मिली? 21 मार्च 1908। किसकी सहमति? उस वक्त राष्ट्रपति साहब नहीं थे, तो किसकी सहमति? गवर्नर जनरल इन काउंसिल की। इनफोर्स कब हुआ है? 1 जनवरी 1909 के अंदर हुआ है। ठीक है। टोटल पार्ट से पहले ये क्या, कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है? कॉनकरेंट, समवर्ती का। क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू होता है? नहीं होता है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा? क्या ये एग्जॉस्टिव लॉ है? जी हाँ। जिन बातों के बारे में इसमें चर्चा की गई है उनमें ये एग्जॉस्टिव। इतना ही ध्यान रखना है। मैं बोला बहुत कुछ हूँ 1.5 घंटे में, आपको जो समरी याद रखनी है वो इतनी है। उसके अलावा इसमें 3 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट में है, दूसरा शेड्यूल में है और तीसरा अपेंडिक्स। पार्ट टोटल कितने हैं? 11 है। सेक्शन टोटल कितने हैं? 158। सर शेड्यूल एक ही है, उसमें ऑर्डर कितने हैं? 51। रूल गिनने की आवश्यकता नहीं है। अपेंडिक्स टोटल कितनी है? 8, ए से लेके एच। इसका तो खेल यहीं खत्म कर दो, भूल जाओ पूरी जीवन के लिए। अब इधर आते हैं हम। खेल क्या है? सीपीसी मोटा मोटी अब हमारे पास 2 भागों में विभाजित है। कुछ में जो मेन बातें लिखी है और फिर उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। ये तो समझ आ रहा है। सेक्शंस में क्या है? मूल बातें लिख दी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे इसमें बोल दिया कि आप कोर्ट जा सकते हो। कौन से जाओगे? इस कोर्ट में जाओगे। कैसे जाओगे? मुकदमा सूट दायर करना है, ठीक है, एक कंप्लेंट दायर करनी है, सूट दायर करना है। फिर क्या होगा? सामने वाले को बुलाएंगे, फिर क्या होगा? जजमेंट दे देंगे। क्या इतना ही होता है क्या?
नहीं। इधर आओ, मुकदमा कौन दायर करेगा, कैसे मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा दायर होने के बाद क्या क्या इधर से प्लेंटिफ क्या देगा, प्लेंट देगा, उधर से रिटर्न स्टेटमेंट होगा, कैसे वो हाजिर होंगे, कब बुलाया जाएगा, सम्मन भेजेंगे तो सम्मन किस प्रकार से सामने वाले के पास जाएगा। कोर्ट ने यहाँ तो जजमेंट का एक ही धारा है, धारा 33 खत्म। यहाँ फिर एक्सप्लेन किया जजमेंट में क्या लिखा होगा, कैसे होगा जजमेंट, कैसे दिया जाएगा। साथ ही साथ जजमेंट में दे दिया कि इसकी संपत्ति क्या करनी है, अटैच करनी है। तो यहाँ तो इतना ही बोल दिया, आप कुर्की कर सकते हो धारा 51 में, पर कुर्की होगी कैसे। 106 रूल हैं पूरे पूरे एग्जीक्यूशन के। कितने रूल है? 106। यहाँ तो खेल खत्म, पता ही नहीं लगा कब आया कब गया। और यहाँ 106 जैसे सेक्शन होते हैं ना, वैसे 106 रूल है। तो इसमें तो सिर्फ मोटा मोटी बात बोल दी और उसे एक्सप्लेन कहाँ किया गया है, ऑर्डर्स। क्लियर? सबसे पहले अब सब कुछ भूल जाओ जो अब पढ़ा। हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीपीसी के अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, उनके नाम क्या है, और उन्हें याद करना है। हम सबसे पहला टास्क ये है हमारा। क्लियर? यहाँ तक पढ़ा, उसमें कोई दिक्कत है तो बोले, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हाँ प्रिया जी बोलो, दिक्कत? हाँ कुछ नहीं बोला क्या? हाँ बोलिए। भाई इतना अंग्रेज में हूँ नहीं, सॉरी टू से। अभी नेट पे देख लो, 2 मिनट लगेगी। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहने वाला है आपके लिए। आप यहीं समझ जाएंगे कि पूरी सीपीसी में लिखा क्या है। ये समझ गए तो एक बार आपका माइंड थोड़ा खुल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ें। टोटल पार्ट कितने हैं सर? सर 11 है। बांटिए सर 11 को, अभी बांट देते हैं। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हमेशा से थोड़ा सा अलग चलूँगा, तो ऐसे दिक्कत में मत आ जाइएगा आप लोग। लाइन से चलते हैं और मैं चाहता हूँ हम पढ़े भी ऐसे ही। आपको जरूरी है क्या ऐसे पढ़े? सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ सकते हैं। पार्ट पहले पढ़ लिया, फिर सीधा 8वां पढ़ लिया, फिर 9वां पढ़ लिया, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को तो पढ़ाना ही है। सबसे पहले लिख लिए फेज फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपका कोई भी राइट हार्म हुआ तो कोई आपका रास्ता है, उस पर किसी ने बैरियर लगा दिया, वहाँ आने जाने नहीं दे रहा। आपके मकान के ऊपर किसी ने बाउंड्री खींच ली 2 फुट अंदर, क्या करोगे आप? सबसे पहले कोर्ट जाएंगे। किस लिए जाओगे? मुकदमा करने के लिए, इसीलिए तो जाओगे। तो सबसे पहला पार्ट का नाम देखिए, सूट इन जनरल। सूट इन जनरल। सबसे पहले ही आदमी क्या करता है? मुकदमा ही करता है। और उसके पास सीधा ही कुछ है क्या? अपील में जाता है क्या सीधा ही? तो फेज फर्स्ट क्या रहेगा आपका? फेज फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट का नाम शूट इन जनरल। इससे पहले भी आप लिखना चाहो तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, सेक्शन 1 से 9 तक। फेज फर्स्ट से भी पहले अगर आपके पास जगह है तो लिख लो, एक डंडा और उधर खींचो और उसे क्या लिख दो? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? सेक्शन 1 से लेके 9 तक, 8 तक सॉरी। ये कहां से कहां तक है सर? पार्ट फर्स्ट कहां से कहां तक है? लॉ से 35B, सेक्शन 9 to 35B। इस मुकदमे में क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे सर हम? सबसे पहले आपका कोई भी राइट हार्म हुआ, आप क्या करते हैं? कोर्ट में जाएंगे। कौन से कोर्ट में जाएंगे?
यही चाहिए सबसे पहले जानना। अरे बाबा, आपके साथ प्रैक्टिकल करूँगा तो कोई मुकदमे का आपको दूंगा कॉज ऑफ एक्शन। हाँ, आपकी कोई संविधा को ब्रीच करता है, आपके किसी राइट में इन्फ्रिंजमेंट करता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? न्यायालय में जाएंगे। यही तो है। एफआईआर दर्ज थोड़ी होती है सिविल मामलों की, तो थाने थोड़ी पहुंच जाओगे। कहाँ जाओगे? साहब इसने मेरे से पैसे लिए थे कि 1 तारीख को दूंगा, दे नहीं रहा। साहब इसने मेरे सामान लिए, पैसे नहीं दे रहा, तो सीधे एफआईआर कराने थोड़ी जाओगे। कहाँ पहुंचोगे? सिविल में। सिविल कोर्ट में कौन से में जाओगे? समस्या ये है, मुकदमा कराने ही जाओगे तो हमें ये तो पता लग गया हम पार्ट फर्स्ट में ही जाएंगे, सूट इन जनरल। पर इसमें क्या लिखा होगा पार्ट फर्स्ट में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले कि कौन से कोर्ट में जाना है, आपके ऊपर अधिकारिता किसे है पहले तो ये देखिए। अधिकारिता बीकानेर में मामला है तो बीकानेर के कोर्ट को ही होगी, हाँ या ना? तो बेंगलोर वहाँ तो जा नहीं सकते आप, बाहर की तरफ तो जयपुर वगैरह कहीं, ठीक है। इतना हो गया। ये सारी बातें इन्होंने 9 से लेके 25 तक में लिखी है। 9 से लेके 25 कि जाना कहाँ है। सर अधिकारिता तो मेरे पे डीजे की भी है, डिस्ट्रिक्ट जज, सीधा उसके पास चला जाऊंगा क्या? नहीं। उस केस के अंदर सबसे लोअर कोर्ट कौन है मुझे सुनने के लिए सक्षम? नहीं तो हर आदमी कहाँ पहुंच जाता? सीधा ही हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता है मेरे पे, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नहीं, आपके मामले को सुनने के लिए सबसे लोअर कोर्ट कौन सक्षम है, उसके पास आप सबसे पहले जाओगे। ठीक है जी सर। 9 से 25 के फिर क्या है सर? वो कोर्ट सामने वाले आपको कहेगा मुकदमा दर्ज करो, आप वहाँ मुकदमा दर्ज करोगे, धारा 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट। उसके बाद वो कोर्ट सामने वाली पार्टी को बोलेगा कि भाई तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, टाइम से आ जा और अपनी बहस कर ले, तेरे को क्या क्या एविडेंस देने। 27 से लेके 32 तक, सेक्शन 27 से लेके कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। मैं तो एकदम जनरल बता रहा हूँ, हम सबको पढ़ेंगे डिटेल में, तो एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखा क्या हो। कोर्ट के समक्ष दोनों पार्टी आ गई, दोनों ने अपनी अपनी बातें बोल दी। अब कोर्ट क्या करेगा? अपना जजमेंट देगा। तो जजमेंट धारा 33, उसके अंदर ब्याज दे रहा है वगैरह, तो 35B तक क्या है? 33 से लेके 35B जजमेंट। ये हो गया साधारणतः। तो हर कार्रवाई में जो कंपलसरी चीज है, सबसे पहले तो क्या दर्ज होगा? मुकदमा ही दर्ज। तो ये कंपलसरी है, फेज फर्स्ट, ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो, मैंडेटरी कंपलसरी। अगर आप मुकदमा करते हो तो यही होगा सबसे पहले। सीधी अपील हो सकती है क्या? साधारणतः क्या हो, यानी ये तो आपको हर मुकदमे में सीपीसी में 9 से 35B तो काम आएगा ही आएगा, इसके बिना तो मुकदमा होना ही नहीं। चलें आगे। सर धारा 1 से 8 क्या था? केवल इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। आप लिख सकते हो। तो इससे काम नहीं चला, फेज सेकंड, आपके विरुद्ध निर्णय आ गया। मेरी ये जमीन है, इस पे आपने आके कब्जा कर लिया, आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं मेरी है, मैं कह रहा हूँ मेरी है। मैंने मुकदमा किया, मैं कोर्ट में केस हार गया, कोर्ट ने कह दिया ये आपकी जमीन है, तो ये तो फर्स्ट फेज खत्म। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, क्या कह दिया कि ये जमीन आपकी। मैं संतुष्ट हूं क्या उस जजमेंट से? मैं कहाँ जाऊंगा अब? उससे ऊपर जाऊंगा। तो सेकंड फेज क्या हो गया? पार्ट, कौन सा पार्ट? 7 और 8। पार्ट 7 और 8। 7 तो क्या है सर? अपील। अपील है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, सभी इसी में। 8 क्या है सर? निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। ये क्या होते हैं सर? बताओ भाई। अपील तो जानते हैं या वो भी नहीं जानते हैं? नीचे वाले कोर्ट के आदेश से, निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ चले जाएंगे? तो हमें पढ़ना भी। अब सेशन कोर्ट, सिविल मामलों में सेशन कोर्ट होता है क्या? सेशन है ही क्रिमिनल, कहाँ बातें कर रहे हो? अब ऊपर वाले कोर्ट में जाए, इतना बोलो ना, क्यों ज्ञान लगा रहे हो? सेशन, और सेशन तो होता ही नहीं सिविल के अंदर। तो सिविल में तो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला न्यायालय। सेशन क्रिमिनल कोर्ट का नाम है। इधर आइए,
सबसे पहले आपने कोई भी आपको ग्रीवेंस हुई, सबसे पहले मुकदमा करेंगे पार्ट फर्स्ट के अंदर, वो हमने पढ़ चुके। क्या होगा मुकदमा, कौन से कोर्ट में दर्ज होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट, सम्मन भेजे जाने और जजमेंट, वो सब हम पढ़ चुके। उससे संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड फेज में जा सकते हैं। उसमें दो ऑप्शन है, क्या करो, या तो अपील, उस निर्णय के विरुद्ध आप उसके ऊपर वाले कोर्ट में चले जाओ कि मैं इससे संतुष्ट नहीं। और अपील साधारणतः आपका क्या होता है, अधिकार। उसके अलावा ये तीन चीजें, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। रिव्यू क्या होता है, इसी कोर्ट को वापस कहो, साहब आपने ढंग से नहीं सुना, वापस देखो, रिव्यू, वापस पुनः विलोकन करो, वापस देखो साहब आपसे ये गलती हो गई। या ये खुद कोर्ट कह देगा कि मेरे समझ नहीं आ रहा, तो ये कहाँ भेज देगा, ऊपर वाले कोर्ट के पास भेज देगा। और रिवीजन आप ऊपर वाले कोर्ट से कहोगे, नीचे वाला कोर्ट सही से काम नहीं, जहां अपील नहीं होती वहां क्या होता है, ये सेकंड फेज है। प्राइमरी तो आपको हमेशा कहाँ काम आए, क्या काम आएगा, यही। सभी केस में यहां तक पहुंचे जरूरी नहीं, सभी केस में अपील होती है क्या, जरूरी है क्या सभी लोग करें अपील, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमेशा काम आएगा और ये जरूरत के समय काम आएगा। तो फर्स्ट फेज क्या है, पार्ट फर्स्ट, शूट इन जनरल, धारा 9 से 35B सॉरी, हो गया। सेकंड फेज में आप कहां जाओगे, अगर उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो हमारे पास पार्ट 7 और पार्ट 8 है। पार्ट 7 में क्या है, अपील, और पार्ट 8 में क्या है, ठीक है। अपील के सेक्शन कहां से कहां तक है सर, 113 समझ आ रहा है या ऐसे ही चलाए जा रहे हो। सबसे पहले आदमी क्या करेगा, कभी भी आपको कोई भी अपराध नहीं हुआ, आपका राइट हार्म हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये कार्रवाई करोगे, यही करोगे, साधारणतः मुकदमा कराओगे। उससे संतुष्ट नहीं होते हो तो सेकंड फेज, सीधा जंप कर सकते हो क्या, यहाँ सीधा अपील कर सकते हो क्या, किस बात की अपील, नीचे जजमेंट तो होना चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हो तो सीधा अपील, पार्ट 7 में अपील और पार्ट 8 में रेफरेंस, रिव्यू। डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, एक बार आपको पता होना चाहिए। सेक्शन याद रखो, अपील के 96 से 112, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन के 113 से 115। क्लियर, क्लियर, ठीक। अब पढ़िए, इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ, ये नाम मैं जान पूछ के लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो साधारण है, मुकदमा, मुकदमे से खुश नहीं, अपील करना। ये जरूरत पड़े तो ये कार्रवाइयां काम में ले सकते। बहुत अच्छे से नाम दे रखे इन्होंने खुद ने। सबसे पहले लिखिए पार्ट 3। क्या है पार्ट 3? इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल का अर्थ क्या होता है, अगर वो इंसिडेंट आए तो ये कर सकते हो, यानी जरूरत हो तभी तो, या ऐसे ही जब मर्जी आ जाए। क्या लिखा है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। ये क्या है सर बताओ। पहले तो ये समझिए, साधारणतः ये कार्रवाई हमेशा होगी, इससे संतुष्ट नहीं है तो ये, और ये कभी भी काम आ सकती है, जरूरत पड़े तो काम, इन केस ऑफ नीड, जरूरत पड़े तो इन्हें काम ले सकते हो। साधारणतः तो क्या चलेगा, यही, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पार नहीं पड़ रही तो यहां, और इन दोनों में आप किन चीजों को अगर जरूरत पड़े तो इन चीजों को काम में ले सकते। क्या है सर इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, सेक्शन कहां से कहां तक है, 75 से है ना, 78। क्या है सर, जिस व्यक्ति को साक्ष्य के रूप में मुझे बुलाना है, जो विटनेस है, जैसे मैंने आपको पैसे दिए 2 लाख रुपए उधार 1 महीने के लिए, अब आप लौटा नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा, मुकदमा दर्ज करूंगा, यहीं आऊंगा। ये तो मैंडेटरी चीज है, ये तो होगी, हमने लिखा भी है कंपलसरी। इस दौरान मुझे क्या चाहिए, विटनेस चाहिए, उसके बारे में भी यहां लिखा है। पर विटनेस ऐसा है जो बैठा है कहीं
200-300 क्या 2000 किलोमीटर दूर, तो उस विटनेस को बुलाऊं क्या यहाँ पे हर बार? आवश्यकता नहीं है तो रहना कुछ। अरे बाबा, और हमारे यहाँ सिविल केस में एक बार नहीं बुलाया जाता आदमी को। 2000 किलोमीटर से वो व्यक्ति आए कि ये विटनेस है जिसने देखा था, मैंने इनको पैसे दिए, वो किसने देखा? आपने देखा। और आप अभी कहाँ पे हैं? रामेश्वरम। जैसा मैं बोलता हूँ सबसे दूर, मेरे को वही पता है तो मैं वही बोलता हूँ एग्जाम्पल में। वहाँ से बुलाना 10,000 रुपये का ही मामला है मान लीजिए, तो उस विटनेस को 10,000 के लिए रामेश्वरम से बुलाया जाएगा कि यहाँ के बता कि भाई तूने देखे पैसे देते हुए? वो आएगा तो उससे ज़्यादा खर्चा और पैसा उसका आया ना, तो बढ़िया है क्या उसे बुलाना? नहीं। तो ज़रूरत के समय हम क्या कर सकते हैं? उसके एविडेंस तो लेने जरूरी है, विटनेस वही है, हम क्या इशू कर देंगे? कमीशन। क्या इशू कर देंगे? ये क्या होता है सर? जब किसी साक्षी के साक्ष्य न्यायालय में बुला के ले जाने संभव नहीं, संभव नहीं का अर्थ ऐसे नहीं एप्रोप्रिएट नहीं है भाई, बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, तो जहां विटनेस है वहीं आसपास के किसी कोर्ट में या वहां किसी व्यक्ति को भेज के उसके विटनेस, उसके साक्ष्य लिए जा सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यानी आप कहाँ बैठे हो, जैसे आप मान लीजिए क्रिमिनल में भी ऐसा होता है, आपके साथ मारपीट हुई, ठीक है, हाथ पांव तोड़ दिया, आप एकदम ऐसे हो, मरने की स्थिति में हो, तो आपके विटनेस तो वैसे तो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कोर्ट में। पर आप हॉस्पिटल में हो तो आपके विटनेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे? आपको क्या हॉस्पिटल से उठा के ले आएंगे या मरते हुए को कि नहीं पहले कोर्ट में गवाह दे? वहाँ कमिश्नर जाएगा, किसी आदमी को कोर्ट अपॉइंट करेगा कि उसके क्या लेके आ, हॉस्पिटल जाओ और उसके एविडेंस लेके आ। समझ रहे हैं बात को? एक बुढ़ा आदमी है, क्योंकि सिविल के मामले हमें पता ही है बहुत वर्षों तक चलते हैं। एक बुढ़ा आदमी है, घर पे लेटा है, मरने की स्थिति में, बेड से उठता ही नहीं है, उसने कोई ट्रांजैक्शन होते हुए देखा था, वो विटनेस है, वो बुढ़े को उठा के ले आओगे कोर्ट में कि आ विटनेस दे, साक्षी दे। उसके लिए क्या इश्यू होता है? कमीशन। वहाँ कोई व्यक्ति जाता है और कोर्ट ने जो पर्सन पूछे हैं उन पर्सनों को उससे पूछता है, वो जो जवाब देता है उसे लिख लेता है और कोर्ट में आके बता देता है, साहब ये उसने बोला। ये हो गया एविडेंस, हुआ या नहीं? हाँ या ना? तो ये काम आ गया। पर ये कब? केवल साधारणतः तो क्या होता है, आप विटनेस है तो आप कोर्ट में आओ, आना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या इश्यू होते हैं? कमीशन। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हाँ भाई साहब, अब कोई व्यक्ति है, किसी ने धमकी दी मेरे को, मैंने किसी पे केस कराया, साहब उसने मेरे को धमकी दी है कि जान से मार दूंगा। कैसे दी धमकी सर? लिखित में दी कि काय में लिखा वो लेके आ, डॉक्यूमेंट सेल बी प्रूव बाय डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सर वो कहीं दीवार पे, डूंगर पे लिखा हुआ है, तो पहाड़ पे लिखा है, मेरे घर के बाहर एक पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ पे लिखा हुआ है पेंट से कि आई विल किल यू। तो ला नहीं सकते, तो कमीशन। वो पहाड़ ले आएंगे कोर्ट में विटनेस के तौर पे, तो क्या इश्यू होगा? कोई आदमी कोर्ट भेजेगा कि जाके देख के ऐसा लिखा हुआ है या नहीं? हाँ या ना? या वो पहाड़ हनुमान जी को बोलेंगे कोर्ट की, हनुमान जी जिंदा तो हुई आप, जैसा पुरानी कथाओं में हनुमान जी अभी जीवित है, हनुमान जी को फोन करेंगे जज साहब, क्या पॉसिबल? समझ रहे हैं बात को? मेरी डेली प्रोसेस में खाता भैया है, वो कोर्ट थोड़ी उठा के ले जाएगा, खाता बही से कोई एंट्री चाहिए तो कोर्ट उसकी क्या मांगेगा? किसी आदमी को भेजेगा, बोलेगा वो खाता बही देख लिया, उसकी फोटो कॉपी करवा के ले आया, फोटो खींच के लिया, दैट इज कमीशन। आ रही है बात समझ? पर ये कौन सी कार्रवाई है? अनुषंगिक कार्रवाइयां हैं। कौन सी कार्रवाइयां हैं? अनुषंगिक। अगर जरूरत पड़े तो इन्हें यूज ले सकते हैं। साधारणतः तो प्रोसेस कैसे चलेगी? समझ गए? नहीं समझ आ रहा क्या? साधारणतः सभी मुकदमे ऐसे ही होंगे, 935 भी। उनसे खुश नहीं हो तो फेज सेकंड में चले जाओ, अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस। इनमें और भी चीज, इन दोनों में कुछ चीजें काम आ सकती है, फेज फर्स्ट में भी, फेज सेकंड में भी। क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, जो प्योरली क्या है? कमीशन है। ब्रैकेट में लिख लीजिए कमीशन, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। और इन केस ऑफ नीड में क्या लिखा है? पार्ट 4। क्या लिखा है? पार्ट 4, सूट इन पर्टिकुलर केसेस, सूट इन साधारणतः तो मामले, सूट इन जनरल, देखो यहां लिखा है सूट इन जनरल, और यहां क्या लिखा है? सूट इन पर्टिकुलर। साधारणतः मुकदमा ऐसे होगा,
कुछ विशेष परिस्थितियों में मुकदमा ऐसे हो सकता है। वो क्या है सर विशेष? आज मान लीजिए आपके पैसे मैं खा गया या मैं आपकी कोई सिविल राइट को ब्रीच कर रहा हूँ, तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे, मैं कोर्ट आ जाऊँगा वगैरह वगैरह हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद, मेरे को कोर्ट पकड़ के ले आएगा, पुलिस पकड़ के ले आएगी, जो भी मेरे को समझ आएगा। यही कोई कंपनी है सामने तो, कोई फॉरेनर है सामने तो, सरकार है सामने तो, सरकार को किसको लेके आए? देखिए आराम से समझिए, दौड़ना नहीं है, मेरे को तो कहीं नहीं है, आपका पता नहीं। साधारणतः मैं आपके पैसे खा गया, आप मेरे खिलाफ मुकदमा करेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, हाँ या ना? जी सर। नवरतन सिंह, ये आयूर, ये फलाना टिकट सब लिख दिया। यही आपके पैसे खा गई सरकार। सरकार से आपने कोई कांटेक्ट किया कि मैं ये रोड बना के दूंगा, इतने पैसे लूंगा, ऐसा ही होता है। ये सारे सरकार खुद थोड़ी बनाती, कॉन्ट्रैक्टर को ही देती। कॉन्ट्रैक्टर के सरकार ने पैसे दबा लिए, कॉन्ट्रैक्टर सरकार पे मुकदमा करेगा, क्या नाम लिखेगा? आ गई ना? मेरे खिलाफ करेगा तो क्या लिखेगा? सूट इन जनरल, मेरा नाम, पिता का नाम, आयु, रेजिडेंस सब लिख दिया। अब सरकार के खिलाफ करना है, क्या नाम लिखे? सरकार। आयु क्या लिखेगा? फादर। रेजिडेंस जो कार्य है बोलिए। नगर परिषद लिख दिया, ठीक है, नगर परिषद का मामला है। अब उसे पकड़ के किसे सम्मन किसे जाएगा? नगर परिषद कौन है? कोई मिनक है क्या नगर परिषद को जाएगा? तो किसी के मिनक के पास ही तो जाएगा, तभी तो वो आएगा कि नगर परिषद आ जाओ कोर्ट में खुद। हाँ, तो ये लिखा कहाँ है? तो जरूरत है या नहीं लिखने की? देखिए कुछ भी बेकार नहीं है। इसे आप रूटीन में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे तो सीपीसी सबसे गंदा सब्जेक्ट है। हम बहुत सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट वे जो है ना इसका, वो इजाद कर रहे हैं, हम वही तरीके से चल रहे हैं। साधारणतः ऐसे चलेगा। अगर सामने कौन है? सरकार है, तो कोई नाम तो लिखे, मुख्यमंत्री का लिखे, तो किसका लिखे? प्रधानमंत्री का लिखे, गवर्नर का लिखे। वो बात यही बताई है। केंद्र है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड लिखना पड़ेगा, राज्य है तो स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ फलाना टिकट, वो लिखना पड़ेगा थ्रू देयर चीफ सेक्रेटरी, थ्रू व्हाटएवर, ऐसा लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरे खिलाफ मुकदमा किया, मेरे पास सम्मन आया, हाथों हाथ मैं तो कोर्ट पहुंच जाऊं। पर सरकार कोई एक आदमी है क्या? उसके पास सम्मन गया, उसे क्या बात पता है क्या? भाई अब मान लीजिए शिक्षा विभाग का मुकदमा हुआ, किसी भी विभाग का मुकदमा हुआ, तो उसके डायरेक्टर को पता थोड़ी है मामला। नहीं। आज मेरे खिलाफ मुकदमा है तो मुझे तो पूरा ही पता है, मैं आपके पैसे खाया हूं तो मुझे पता है। अब पीडब्ल्यूडी में किसी आदमी के, कोई एक कर्मचारी के पैसे खा गई, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पीडब्ल्यूडी ने पैसे नहीं दिए, तो वो उसके हेड को पता है क्या? लाखों लोग हैं, लाखों कॉन्ट्रैक्टर हैं राजस्थान में, मुझे कोई आइडिया ही ऑफिस ही बहुत सारे हैं, किस ऑफिस ने? तो मुझे स्पेशल टाइम देता है। सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो आपको मुकदमे से पहले 2 महीने का नोटिस देना होता है। 2 महीने का नोटिस किस चीज का? कि हो सकता है सरकार को आपकी ग्रीवेंस पता ही नहीं हो, आप ऐसे ही मुकदमा कर रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट में जाने बाद सरकार का तो बावड़ा मन नहीं बता दे तो मैं ही दे दे, तो तार पैसा देना ही है, मान खावना थोड़ी है। तो ये बात सरकार को पता तो होनी चाहिए कि मैं आप पे मुकदमा करने वाला हूं, सरकार पे कोई मुकदमा करने वाला, तो सरकार को मुकदमे से पहले 2 महीने का नोटिस दिया जाता है कि भाई मैं आप पे ऐसा ऐसा मुकदमा करने वाला हूं, आपको लगता है कि ये आप चीजें मेरे को देनी है तो दे दो ताकि मैं मुकदमा ना करूं, और नहीं दोगे तो मैं मुकदमा कर दूं। स्पेशल प्रोसेस सरकार के लिए। वहीं मैं केस करता हूं किसी विदेशी पे, फॉरेनर पे, या फॉरेन के किसी स्टेट पे, अभी तो इतने नहीं होते, तो उसमें प्रोसेस कैसे चलेगी? किसके नाम से मुकदमा करूं, किसको समन भेजूं, और उसे पकड़ के वहां से लाएगा कौन? स्पेशल हो गया ना। तो सूट इन जनरल तो ऐसे चलेगा, पर्टिकुलर सरकार के विरुद्ध करना है, कंपनी के विरुद्ध करना है, फलाना डिगर, तो वो सारा पार्ट 4। आ रही है बात समझ? वापिस से एक बार सारे पार्ट पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं, टोटल 11 पार्ट हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने इसे बांटा फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट साधारणतः जैसे मुकदमे होते हैं, ये तो हर जगह काम आएगा ही है, सूट इन जनरल, धारा 9 से 35B। इससे पार नहीं पड़ी, इससे संतुष्ट नहीं है तो आप सेकंड फेज में जा सकते हैं, इससे ऊपर अपील में, रेफरेंस में, रिव्यू में, रिवीजन। अपील
पार्ट 7, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन पार्ट 8। क्लियर? ये हो गया हमारे दोनों फेज। अब इसके अलावा जब जरूरत पड़े तो इनका काम ले सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, वो क्या है? कमीशन। भाई विटनेस खुद नहीं आ सकता तो आप पहुंच जाओ। क्लियर? दैट इज कमीशन। फिर पार्ट 4, सूट इन पर्टिकुलर, ये जनरल था, साधारणतः ऐसे सूट होते हैं, पर सरकार के खिलाफ करना है तो ऐसे करना होगा। ये स्पेशल चीजें होगी उसके अंदर, वो कहाँ लिखी है? चैप्टर 4। कहाँ से कहाँ तक है सर? 79 to 88 इंटरप्लीटर सूट। फिर आता है पार्ट 5, ये क्या है सर? वो तो ठीक है, नाम क्या दे रखा है? स्पेशल प्रोसीडिंग। क्या दे रखा है? अरे क्यों स्पेशल? क्योंकि जनरल तो ये है, हमेशा यही चलेगी। ये सब तो क्या है, हमने मोटा मोटा लिखा है इसीलिए ये नाम लिखा है मैंने। मैं फेज 3rd फलाना टिकट कुछ भी लिख सकता था, मैंने नाम क्या लिखा है? जरूरत पड़े तो ये काम, जरूरत पड़े तो कमीशन, अगर सरकार के खिलाफ केस है या फॉरेनर के खिलाफ तो ये प्रोसेस लेनी है, वो नहीं चलेगी फिर ये चलेगी। स्पेशल प्रोसीडिंग ये क्या है? ये ना करके हम वो भी कर सकते हैं, जनरल ना करके। पर कब? अगर किसी मामले में सुलह होने के चांसेस है दोनों पार्टी के, क्या है? समझौते होने के चांसेस, तो सरकार और कोर्ट क्या चाहती है? सुलह मतलब समझते हैं? क्रिमिनल मामला तो है नहीं, ये तो समझिए। यानी मैंने आपका मर्डर तो किया नहीं जो सरकार सुलह नहीं कराएगी दोनों पार्टियों की। मैंने आपके पैसे खाए और मैं अब देने को तैयार हूं, तो क्यों मुकदमे? बिना ब्याज में साहब ब्याज कौन भरी जाए, पैसा तारा मूल लौटा दो। यानी यहाँ सुलह होने के चांसेस है। कोर्ट का क्यों पैसा खराब करो, कोर्ट का क्यों समय खराब करो? तो बेहतर क्या है? आपस के अंदर क्या करवा दो। ये सारी स्पेशल प्रोसीडिंग आप कर सकते। यानी कोर्ट अपने पास ना रख के मामला कहाँ भेज देगा? आर्बिट्रेटर को, कॉन्सिलेटर को, मीडिएटर को, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। नाम सुने हैं कभी? एडीआर सिस्टम, इसे ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं? एडीआर क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। तो नॉर्मली तो क्या है? कोर्ट जाओ, यहां कोर्ट की जगह अब कहां भेज देंगे आपको? एडीआर सिस्टम। यानी किसी अदालत, लोक अदालत वगैरह जो लगती है, वहां समझौते से निर्णय होता है। दोनों पार्टी जो कहती है साहब 20 लाख मांगू, 10 साल हो गया धक्का खिला रही है, दे कौन रही हो, 10 लाख लेर बंद करें मुकदमों तो देगा भी दूँ। वो सोचता है कि 20 साल हो गए कुछ मिला नहीं, 10-15 साल और निकल जाएंगे, पैसा मेरा खत्म हो जाएगा, तो क्या कर लो। और हमारे देश के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है। हमारे देश में विदेशी कंपनी आने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि कंपनियों का जो अमाउंट होता है वो अरबों में होता है, करोड़ों में होता है। एक कंपनी ने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया, सामने वाली पार्टी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और वो रुपए अटक गए। तो हमारे देश में रुपए 30-30, 40-40 साल तक अटके रहते थे। अब कोई 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, समझ आए, कंपनियों का तो पूरा सिस्टम ही एक ट्रांजैक्शन में ही, तो वो हमारे देश में कभी आना ही नहीं चाहते थे। इस कारण जनरल जो हमारा प्रोसेस है, इसलिए हमारे पास एक और प्रोसेस अब क्या है, मामला निपटता है 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल है। इसमें आर्बिट्रेशन में चले जाओ, लोक अदालत में चला जाओ, फटाफट मामला कम। अरे भाई 30 करोड़ लेके वो बैठे नहीं रह सकते कि 30 करोड़ रुपए 30 साल बाद मिलेंगे। वो क्या कहेंगे, 30 का 20 ही दिला दो, आज दिलाओ। सही बात, समझ रहे हो या नहीं? तो ये सारा सिस्टम कहाँ किया गया? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आर्बिट्रेशन में चले जाओ, आप दोनों का एक तरीका तो क्या है साहब, मैं कहता हूँ ये ज़मीन मेरी है, आप कहते हो ये मेरी है, इतनी सी ज़मीन की बात है, ये बीच के अंदर है ना, आप थोड़ा सा मेरी वाली ज़मीन में आ गए, थोड़ी सी बाउंड्री आपने मेरी वाली ज़मीन है। ये बहुत नॉर्मल झगड़े हैं, घर घर में होते रहते हैं। इतने से अंदर मेरे आप आ गए। एक तो मामला है कि कोर्ट जाओ और सालों तक इस पर स्टे रहेगा, कोई कुछ ही नहीं बना पाएगा, मकान बंजर पड़े। दूसरा, हम दोनों किसी एक आदमी को अपॉइंट कर लें। मेरा भी कोई एक आदमी है,
जिसे मैं अच्छा मानता हूँ, जिसकी बात समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पड़ोसी है, मान लो ये बढ़िया आदमी, ये कहता है कि ये जो कहेंगे मैं मान लूँगा, मैं कहता हूँ ये भी जो कहेंगे वो मान लूँगा। ये क्या हो गया? आर्बिट्रेशन। कोर्ट लंबा चौड़ा नहीं जाना, ये तो आज ही कह देगा, नहीं कल कह देगा, नहीं परसों कह देगा, वैसा ये जमीन इनकी है, वो बात खत्म, दोनों पार्टी ने मान ली, केस खत्म। दैट इज एडीआर सिस्टम। तो नॉर्मली प्रोसेस में ना जाके कहां चले जाओ? एडीआर। क्लियर? अल्टरनेट डिस्प्यूट सेक्शन 89 to 93 लास्ट पार्ट 6, क्योंकि 7 और 8 तो यहाँ गए ना। क्या है सर पार्ट 6? सप्लीमेंटल प्रोसेस। ये नाम याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि ये नाम एक जैसे लगते हैं, स्पेशल, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, है ना, सब मेंटल ही है, आपको मेंटल ना कर दें, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 94 से 95 दो ही सेक्शन है। ये क्या होता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग? हिंदी में क्या बोलते हैं सप्लीमेंटल को? अनुपूरक। साधारणतः तो प्रोसेस ऐसी चलेगी। साधारण प्रोसेस में क्या होता है? आपकी दोनों पार्टी को सुना जाएगा, फिर निर्णय दिया जाएगा, पूरा दोनों को सुन के, हाँ या ना? अरे भाई साधारण तो प्रोसेस यही होती है, दोनों पक्षों को पूरा सुना और फिर निर्णय दिया जाएगा। यहाँ क्या है? दोनों पक्षों को सुनेंगे तब तक लेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सरकार ने एक टेंडर निकाला कि ये जो कंस्ट्रक्शन जो करके देगा सबसे कम वैल्यू के अंदर, उसे हम ये टेंडर दे देंगे। मैंने टेंडर भरा 10 करोड़ का और दूसरे ने भरा 11 करोड़ का। 11 करोड़ वाले को मिल गया, मिलना चाहिए क्या उसे? सबसे कम वैल्यू वाले। सरकार को तो मैं कम में बना के दे रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। मेरे राइट का ब्रीच हुआ, मैं क्रिमिनल केस कराऊंगा क्या कराऊंगा? सिविल, कि भाई मेरे को क्या नहीं मिला? टेंडर में कम वैल्यू मैंने भरी, फिर भी मुझे टेंडर नहीं। ये रोड तो बनाने का ठेका किसे मिलना चाहिए? मुझे मिलना। अब इसमें दोनों पक्ष को सुनेंगे तब तक तो वो रोड बना के निकल जाएगा, हाँ या ना? ये तो हो गई जनरल। पर सप्लीमेंटल एक बार अंतरिम आदेश दे देंगे, जब तक कोर्ट पूरी बात ना सुने कोई रोड यहाँ पे नहीं बनेगी। जरूरी है या नहीं? या जनरली चलते रहे? एक व्यक्ति है जो बहुत तंग कर रहा है इस मामले के अंदर, वो बार बार जबरदस्ती कर रहा है, तो कोर्ट उसे पहले ही गिरफ्तार करवा देगा। भाई साहब तू इसे कभी तंग नहीं करेगा, इसकी सिक्योरिटी भर दे। सप्लीमेंटल जनरली नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? हम ये काम में भी ले सकते हैं। दोनों पार्टी का झगड़ा है, ये अभी जमीन का जो डायग्राम बनाया था गलत मिटा दिया। मैं यहाँ दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी सामने वाले की जमीन के अंदर, है ना, है तो आधी आधी, मैं इतना सा एक्स्ट्रा आ रहा हूँ। कोर्ट में मामला चलेगा, दोनों सुने, जितने चिढ़ा दे बढ़िया, हाँ या ना? तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक बार तो इंटरिम इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे सकता है कि ऐसा कुछ करो मत, या क्या कह सकता है? दोनों में झगड़ा होगा, रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, किसी और आदमी को कोर्ट अपने आदमी में बिठा देगा, भाई यहाँ किसी को कुछ करने मत देना। ये कौन सी प्रोसेस है? सप्लीमेंटल प्रोसेस। समझ गए? टीआई जो टेम्परेरी इंजेक्शन लेते हो, जो भी लेते हो, वो सारे यहाँ आते हैं। आगे बात समझ? अब एक बार शुरू से पूरा पढ़े। क्या पढ़ा हमने? हम पढ़ रहे हैं सीपीसी में 3 भाग है। सबसे पहला पार्ट वाला सिस्टम है, सेक्शन वाला, फिर ऑर्डर्स वाला है, और फिर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स साइड रख दी हमने, A to H है। ऑर्डर्स हम बाद में करेंगे। ऑर्डर्स भी मैं सेम फॉर्मेट बना दूंगा ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर्स इसी को ही तो एक्सप्लेन किया है, तो सेम जैसे ये लिखा है ना वैसे ही वैसे वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहला फेज, यानी यही सिविल में आओगे तो ये करना ही होगा। साधारणतः क्या करोगे? 9 से 25 के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर मुकदमा दायर करोगे, उसका जजमेंट होगा। जो उससे खुश नहीं हो तो पार्ट सेकंड अपील कर सकते हो। पार्ट सेकंड नहीं, पार्ट 7 और 8 अपील कर सकते हो। 7 में रेफरेंस रिव्यू रिवीजन कर सकते हो। पार्ट 8 कुछ जरूरत पड़े तो कार्रवाई। सबसे पहले इंसिडेंटल प्रोसीडिंग यानी कमीशन,
याद रखना, इंसिडेंटल का मतलब कमीशन। अनुषंगिक कार्रवाइयों में अगर विटनेस नहीं आ सकता, सक्षम नहीं है, तो आप कमीशन इश्यू कर दो। फिर हमने पढ़ा सूट इन पर्टिकुलर, पार्ट 4, सूट इन पर्टिकुलर। साधारणतः आम व्यक्ति है तो वहाँ चलेगा, अगर सामने वाला सरकार है, कोई विदेशी है, कोई फॉरेनर, तो मुकदमा यहाँ चलेगा। क्लियर। फिर हमने पढ़ा पार्ट 5 स्पेशल। साधारणतः मुकदमा ऐसे चलता है, पर जरूरत है मामले में सुलह हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, ADR सिस्टम भी अपॉइंट। कोर्ट को सुनने की जरूरत नहीं, वो मामला नहीं चलेगा, फिर ये चलेगा। वो जनरल प्रोसीडिंग है और ये क्या है, वो नहीं चल के फिर अल्टरनेटली ये प्रोसीडिंग चला सकते। और लास्ट हमने पढ़ा पार्ट 6 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, उनके साथ साथ ये भी कार्रवाइयाँ काम में ली जा सकती। ये देखिए स्पेशल है, वो नहीं चलेगी, फिर यही चलेगी। ये भी सूट इन पर्टिकुलर है, ऐसा होगा तो ये एडिशन हो जाएगा, ये एडिशन में है और ये भी एडिशन में, ये तो उसकी जगह ले लेती है स्पेशल प्रोसीडिंग, वो नहीं चल के फिर यही चलती। अभी आपने पार्ट कुछ बच गए, 9, 10, 11 और सेकंड तो यहाँ लिख लीजिए, एग्जीक्यूशन पार्ट सेकंड, धारा 36 से लेके सबसे बड़ा पार्ट है। ये क्या होता है सर, एग्जीक्यूशन? चाहे निर्णय फेज फर्स्ट में आए, चाहे निर्णय फेज सेकंड में आए, चाहे शुरुआती निर्णय हो, चाहे ये निर्णय हो, हमें उस निर्णय को क्या कराना पड़ेगा। आपने मेरे से पैसा लिया, पैसा लौटा नहीं रहे, मैं कोर्ट पहुंच गया, चाहे वहां पहुंचा, चाहे उससे असंतुष्ट होके यहाँ पहुंचा, कोर्ट का निर्णय है, आपको बोला गया कि इनके पैसे आप लौटा दो। क्या कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिया, जजमेंट देते ही वो पैसे अपने आप आपकी जेब से मेरी जेब में आ गए, यहाँ जेब खुल गई मेरी, ऐसा होगा क्या? तो इनसे पार पड़ती नहीं है जजमेंट से। चाहिए कि आपको उसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन, जजमेंट। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, नवरत्न सिंह आपसे जो पैसे मांगते थे 1 लाख रुपए, वो रुपया 12% ब्याज के साथ उन्हें 1 महीने में लौटा दें। ये जजमेंट है। ये जजमेंट फेज फर्स्ट में आ सकता है, फेज सेकंड में आ सकता है। पर क्या इस जजमेंट से पार पड़ जाएगी क्या? केवल मैं संतुष्ट हो जाऊंगा क्या? कोर्ट ने कह दिया दे देना, दे नहीं रही है। उस जजमेंट को क्या कराना पड़ेगा? निष्पादित भी करवाना पड़ेगा। वो पैसे मेरे को दिलाएगा कोर्ट। वो कैसे दिलाएगा? कौन सा कोर्ट दिलाएगा? 36 से 34। कोर्ट क्या करेगा? आप पैसा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, जेल जाओ। जब पैसा दोगे तब बाहर निकालेंगे आपको। दोगे या नहीं दोगे? अब पैसा देना पड़ेगा। विजय माल्या यहाँ आएगा तो उसके साथ क्या करेंगे? कोर्ट तो जजमेंट दे देगा, सब लोगों को पैसा दे दो जो जो मांगते हैं, पर जजमेंट से हो जाएगा क्या? नहीं देगा। तो क्या करेंगे? उसे संपत्तियां बेच देंगे सारी, जो बेची जा रही है। वो आएगा तो उसे क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर लेंगे। सारा इंडिया वाले को कितने ही वर्षों तक जेल में ही रखा गया। क्यों? इन्वेस्टर्स के पैसे खा गया। पैसा दे दो और बाहर निकलो, हमें क्या मतलब है? तो जजमेंट से पार नहीं पड़ती। जजमेंट को क्या करवाना पड़ता है? एग्जीक्यूट भी कराना पड़ता है। ये कहाँ है? धारा 36 से 74। क्लियर? कितना टाइम देख रहे हो ऐसे सारे के सारे? क्या हो गया ऐसा? हो गया। तो अब पार्ट वाइज याद करते हैं, फेज वाइज नहीं। पार्ट फर्स्ट सूट इन जनरल, पार्ट सेकेंड एग्जीक्यूशन, पार्ट थर्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, पार्ट 4 सूट इन पर्टिकुलर केस, पार्ट 5 स्पेशल, पार्ट 6 सप्लीमेंटल, पार्ट 7 अपील, पार्ट 8 ठीक। अभी लास्ट जो बच गया हमारे पास, इन सभी को काय में डाल दो? मिसलेनियस, यानी प्रकीर्ण। जो बच गया वो सारा यहाँ। कितने पार्ट बच गए सर? पार्ट 9,
पार्ट 10 और पार्ट 11। क्या नाम है सर पार्ट 9 का? जुडिशियल कमिश्नर वाले हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है क्या? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट एंड नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर के हाई कोर्ट। ये क्या होता है सर? ये होता था संविधान निर्माण से पहले हाई कोर्ट के दो प्रकार थे, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर और हाई कोर्ट ऑफ अदर देन जुडिशियल कमिश्नर। क्या होते थे, क्यों होते थे, कोई जानने की आवश्यकता नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे? बन गई मौज? बन गई ना? पूरा पार्ट ही गया। धारा कहां से कहां तक ये पता होना चाहिए? सेक्शन 116 से 120। पार्ट 10 क्या है सर? रूल मेकिंग पावर है। कोई रिलेवेंसी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 121 से लेके 131 तक, ये भी काट देंगे हम। लास्ट क्या बचा? पार्ट 11। क्या नाम दिया इसे? खुद ने एक्ट नहीं, इसका नाम क्या दिया है? इसने। जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है 132 से 100। इसमें कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडेक्स तो ऐसे करो इसकी घोड़ के सबसे पहले इसी की पीना। अगर सेक्शंस में कोई धारा पूछी जाएगी, कोई सेक्शंस में से कुछ पूछा जाएगा इंडेक्स के तौर पे, तो यही वो पार्ट है जिससे पूछा जाएगा। आप सोच रहे थे ये भी सर काट देंगे, आपकी उम्मीदों पे थोड़ा सा पानी फिरते हुए ये काफी महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा आपका। पार्ट 9 और 10 आप सिर्फ इंडेक्स याद करें, इससे अधिक याद नहीं करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, तो इसकी तो ऐसे समझ लो घोड़ के ही पीनी है। ठीक है सर, इसमें क्या लिखा था? हमने बात कर ही ली जुडिशियल कमिश्नर के हाई कोर्ट अदर देन, अब तो है ही नहीं ऐसा, तो कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या लिखा था सर? अभी हमने पढ़ा ऑर्डर्स के अंदर जो रूल है उसे हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है? बदल सकता है वगैरह, वो सारी बातें यहाँ लिखी है। और लास्ट पार्ट 11, इसमें सब कुछ ही लिखा है। जो सीपीसी में बातें लिखनी भूल गए प्रोसेस की, तो क्या नहीं लिखी तो मतलब कोर्ट को पावर ही नहीं है क्या? हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। कहाँ लिखा है? 151। यहाँ भी जो न्यायालय होगा वो खुला न्यायालय होगा। 153B। कुछ अर्थमेटिकल मिस्टेक होती है, कुछ कोई महिलाएं हैं उन्हें कोर्ट में प्रेजेंस होने के क्या प्रावधान है, कोई सरकारी नौकर है उन्हें कोर्ट में प्रेजेंस होने के क्या प्रावधान है, कोई MP MLA है उन्हें कोर्ट में प्रेजेंस होने के क्या प्रावधान है। ये सारे कहाँ लिखे हुए हैं? पार्ट 11। क्लियर? मिसलेनियस प्रकीर्णन। अब याद करते हैं हमने इसे टोटली कितने भागों में बांटा है? मोटा मोटी देखें तो 4 ही भागों में बांटा है। पहला फेज फर्स्ट, सूट इन जनरल पार्ट फर्स्ट। साधारणतः कार्रवाइयाँ 9 से 35B में होती। इससे पहले का भी अगर बांटे तो इंट्रोडक्शन 1 से 8। उससे पार नहीं पड़ रही, उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप फेज सेकंड में आ सकते हो और क्या कर सकते हो? पार्ट 7 और पार्ट 8 का फायदा ले सकते हो। पार्ट 7 में आप अपील कर सकते हो, पार्ट 8 के अंदर आप रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन कर सकते हो। ये तो हो गई साधारण। जरूरत पड़े तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले पार्ट 3 है। वो क्या है? इंसिडेंटल। विटनेस को बुलाना है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ कोर्ट नहीं जा सकता तो कमिश्नर भेज देगा, कमीशन इशू कर। पार्ट 4 सूट इन पर्टिकुलर केस। साधारणतः केस होंगे तो वैसे चलेंगे, पर सरकार के विरुद्ध है तो भाई पूरी चीज़ ही चेंज हो जाएगी। कौन आएगा सरकार की तरफ से, किसको समन इश्यू होगा, किसका नाम लिखा होगा कोर्ट केस में, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। इसलिए पार्ट 4 सूट इन पर्टिकुलर। फिर पार्ट 5 हमेशा कोर्ट के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, 30-30 साल तक मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम ADR सिस्टम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम का भी उपयोग ले सकते हैं। पार्ट 5
और लास्ट सप्लीमेंट। इनके साथ अगर ज़रूरत हो तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्णय से पहले लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, सिक्योरिटी मांग सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, टेम्परेरी कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकते हैं, हाँ, अंतरिम आदेश दे सकते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे सकते हैं। फाइनल सुनने के बाद ही जजमेंट तो जरूरी नहीं है, एक और बीच में भी कुछ और आदेश दे सकते हैं। ये सारे पार्ट 6, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा एग्जीक्यूशन, चाहे इनमें जो निर्णय है उनका एग्जीक्यूशन, चाहे इनमें जो निर्णय है उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, पार्ट 2। और लास्ट हमने पढ़ा मिसलेनियस, पार्ट 9, 10, 11, जिसमें पार्ट 9 पढ़ना नहीं है, जुडिशियल कमीशन, नॉन जुडिशियल 116 से 120, रूल्स 121 से 131, वो भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट मिसलेनियस, इसकी इंडेक्स आपको पढ़ना याद रहेगा। आज जो कराया कल पहले पूछा जाएगा, वापस से करेंगे, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, गुड नाइट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदी क्लास है भाई, दौड़िएगा मत। 22